आज बड़े हर्ष का विषय है कि मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार और हमारी प्राचार्य डॉक्टर अर्पिता अवस्थी मैम के निर्देशन में समाजशास्त्र विभाग द्वारा एक दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। आज के हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर राजीव गुप्ता सर हैं, अध्यक्ष भारतीय समाज विज्ञान परिषद आगरा। डॉक्टर अरविंद जोशी जी हैं, पूर्व विभागाध्यक्ष बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारी प्राचार्य डॉक्टर अर्पिता अवस्थी मैम कर रही हैं। वेबिनार के संयोजक डॉक्टर महेश शुक्ल, विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग TRS कॉलेज रीवा हैं। और आप सबका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है महाविद्यालय परिवार की तरफ से। मैं आदरणीय डॉक्टर महेश शुक्ल सर से निवेदन करता हूं कि वो वेबिनार के उद्देश्यों का आपके सामने वाचन करेंगे। आदरणीय डॉक्टर महेश शुक्ल सर। थैंक यू डॉक्टर अखिलेश जी। सर्वप्रथम मैं अपने आज के वक्ता, देश के वरिष्ठ समाज वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव गुप्ता, डॉक्टर अरविंद कुमार जोशी जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अपने महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अर्पिता अवस्थी जी का स्वागत करता हूं। साथ ही हमारे बीच IQAC के हमारे कोऑर्डिनेटर डॉक्टर SP शुक्ला जी हैं, उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे बीच बैठे हुए हैं हमारे महाविद्यालय के वरिष्ठ आचार्यगण, हमारे समाजशास्त्र विभाग के सभी साथीगण, डॉक्टर सहेदा, डॉक्टर मधुलिका, डॉक्टर अखिलेश, डॉक्टर परवेश, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, गुंजन सिंह, डॉक्टर प्रियंका तिवारी, प्रियंका पांडे, डॉक्टर निशा सिंह और हमारे वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर अमित तिवारी जी, मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही हमारे इस आभासी मंच से जुड़े हमारे बहुत सारे मित्र हैं। डॉक्टर सुचित्रा शर्मा जी हैं, दुर्ग से जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर निशा मोदी जी हैं, डॉक्टर वासुदेव सिंह जी हैं दतिया से, और डॉक्टर सतीश कुमार जी हैं, रमेश चंद्र जी हैं, शिवानी राय हैं, अभिनय प्रसाद जी हैं, हमारे इंडियन सोशल साइंस के ट्रस्टी डॉक्टर श्री अभिनय प्रसाद जी भी हैं। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के नेतृत्व में ये आभासी पटल पर यह वेबिनार आयोजित किया जा रहा है और आज का जो मुख्य विषय है उच्च शिक्षा के वर्तमान परिदृश्य एवं जीवन मूल्य। वास्तव में वहां से हमें कुछ विषय मिले थे, इन विषयों को समाहित करते हुए आप वेबिनार आयोजित करें। और एक ही विषय पर कई महाविद्यालयों में वेबिनार आयोजित हो चुके हैं, लेकिन हमने उससे थोड़ा सा हटकर अपना विषय चुना कि इस समय वर्तमान समय में उच्च शिक्षा काफी प्रगतिशील है और खास तौर से नई शिक्षा नीति के आ जाने के बाद उच्च शिक्षा में एक गुणात्मक सुधार की आशा जगी। लेकिन इसके साथ ही साथ जो जीवन मूल्यों का पतन हो रहा है, हम कहीं न कहीं नैतिक और मानवीय मूल्यों से भटक से जा रहे हैं। हालांकि पहले कि जो पाठ्यक्रम थे उस पाठ्यक्रम में इसका समावेश था, बाद में अब नई शिक्षा नीति में और सारे पाठ्यक्रमों का समावेश किया गया है और उससे आशा की जाती है कि आने वाले समय में एक नया दृष्टिकोण मिलेगा। लेकिन हाल ही में जो बहुत सारी घटनाएं हुई हैं विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में, टीचर को लेकर के, छात्रों को लेकर के, तो एक शंका का दृष्टिकोण जो है सामने आ रहा है। बहुत सारे अनबुझे सवाल उठ रहे हैं और इन सवालों को हल करने के लिए ही ये आज का वेबिनार आयोजित किया गया है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और वंदन करता हूं कि आप के सहयोग से हम इस नई शिक्षा
नीति और उच्च शिक्षा पर एक समग्र विवेचना के लिए एक आभासी पटल पर हम यह वेबिनार का आयोजित कर रहे हैं। धन्यवाद डॉक्टर अखिलेश। धन्यवाद आदरणीय महेश सर। जैसा कि सर ने बताया कि आज के विमर्श का विषय वर्तमान परिदृश्य उच्च शिक्षा, वर्तमान परिदृश्य एवं जीवन मूल्य है। निश्चित रूप से आज बदलती हुई जीवन शैली और बदलते हुए जीवन मूल्य हमारे सामने एक प्रमुख चुनौती के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लागू होना और उसका क्रियान्वयन, मध्य प्रदेश पहला राज्य बना जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को क्रियान्वित किया और उसके अब अच्छे परिणाम हमारे सामने आने लगे। आज के मुख्य वक्ता हमारे आदरणीय डॉक्टर राजीव गुप्ता सर हैं। मैं संक्षेप में उनका परिचय आपके सामने बताना चाहूंगा। सर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाजशास्त्र के एक ऐसे हस्ताक्षर हैं, उनकी पहचान अपने आप में ख्यातिलब्ध हो रही है। सर एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने समाजशास्त्र को व्यवहारिक रूप से जिया है और समाजशास्त्र और समाज के विभिन्न पहलुओं की आपने व्यवहारिक और सैद्धांतिक विवेचना हमेशा प्रस्तुत की है। उनका अपना एक दृष्टिकोण है, अपना एक आयाम है और विवेचना का एक समग्र दृष्टिकोण है। विगत लगभग 50 सालों से सर समाजशास्त्र और समाज की सेवा में संलग्न है, सक्रिय हैं और हम लोग उन्हें देख करके प्रोत्साहित होते हैं। सर राजस्थान में जयपुर विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग में आप प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष के दायित्व को एक लंबे समय तक बखूबी निभाया है और समाजशास्त्र को विकसित करने में भारत में आदरणीय गुप्ता जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आप राजस्थान जयपुर के पूर्व निदेशक स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस के रहे हैं। सेंटर फॉर द स्टडीज ऑफ सोशल एक्सक्लूजन एंड पॉलिसी पे आप निदेशक रहे हैं। आप समन्वयक सामाजिक कार्य में रहे हैं। आपने समाजशास्त्र और समाज कार्य दोनों क्षेत्रों पे अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान के क्षेत्र पे निश्चित रूप से महत्वपूर्ण ख्याति प्राप्त की है और अनेक शोधार्थियों और छात्रों को तैयार किया है जो आज भारत के विभिन्न क्षेत्रों में समाजशास्त्र और समाज कार्य के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। आप सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय जोधपुर पे काउंसलर के रूप में, विशेषज्ञ के रूप में हमेशा आपकी सेवाएं वहां ली जा रही हैं। राजस्थान पुलिस अकादमी में आप एक विशेषज्ञ के रूप में अपनी सेवाएं भी देते रहे हैं। निश्चित रूप से सर का जीवन आज भी सक्रिय है, क्रियाशील है और समाज को वो अनेक चीजें दे रहे हैं। वर्तमान समय में आप भारतीय समाज विज्ञान परिषद आगरा के अध्यक्ष पद के दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। मैं सर से सादर निवेदन करता हूं कि आपको सुनने के लिए सब उत्साहित हैं। आदरणीय डॉक्टर राजीव गुप्ता सर को मैं सादर आमंत्रित करता हूं। आदरणीय गुप्ता सर। नमस्कार। आज के इस एक दिन के वेबिनार के आयोजन से जुड़े हुए सभी सदस्य, आयोजक मंडल, प्राचार्य डॉक्टर अर्पिता जी, डॉक्टर महेश शुक्ल, डॉक्टर शुक्ला जी, अखिलेश भाई और मेरे सामने समाजशास्त्र के एक बड़े जबरदस्त सक्रिय विद्वान के रूप में मेरे सहयोगी डॉक्टर अरविंद जोशी। जब मुझे डॉक्टर महेश ने ये कहा कि उच्च शिक्षा और जीवन मूल्यों के ऊपर आपको एक व्याख्यान देना है और व्याख्यान की समय सीमा भी थी कि भाई 30 से 35 मिनट के बीच में हम लोग बहुत सारे मुद्दों पर बात करें, फिर मैं अरविंद जी को सुनूं और उसके बाद में जो हमारे पेपर प्रेजेंटर्स हैं हम उनके विचारों को भी
जानने की कोशिश करें। तो मुझे लगा कि क्या शिक्षा के सवालों को और विशेष रूप से उच्च शिक्षा के सवालों को 30-35 मिनट के दायरे में समेटा जा सकता है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस दायरे के अंदर समेटने की कोशिश करूं। डॉक्टर महेश शुक्ला ने चलते चलते एक संकेत दिया कि भाई विश्वविद्यालयों के अंदर बहुत सारी चीजें उभर रही हैं जो संभवतः नहीं भी उभरनी चाहिए थी, और अगर उभर रहे हैं तो शिक्षा से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी अपनी भूमिकाएं क्या हो सकती हैं। जब मैं भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस का विद्यार्थी था तो प्रोफेसर राजेश्वर प्रसाद, बी.डी. सोनी, इन सब लोगों से और देश विदेश के बहुत सारे विद्वानों से 71 और 73 की बात है, और मैंने बीए में से 69 से सोशियोलॉजी पढ़नी शुरू की। तो मुझे लगा कि एक बात तो हमसे हमारे टीचर कहा करते थे शिक्षा के दौरान कि वैल्यूज कैन नॉट बी टॉट, वैल्यूज आर ऑलवेज कॉट। मूल्यों को पढ़ाया नहीं जा सकता, मूल्यों को तो हम पकड़ते हैं, मूल्यों को हम ग्रहण करते हैं। और उन मूल्यों को ग्रहण करने के लिए हमारा सामाजिक जो दायरा है, और सामाजिक दायरा केवल भारतवर्ष का नहीं, समूचे विश्व का जो दायरा है, उस दायरे के अंदर उच्च शिक्षा से जुड़ी हुई मैं बात कर रहा हूँ, मैं प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा की बात नहीं कर रहा। वहां पर हमें बहुत सारी चीजों को समझने की जरूरत है। एक बहुत महत्वपूर्ण समाज वैज्ञानिक हुए कार्ल मैनहीम, हम सब जानते हैं। और कार्ल मैनहीम ने जब शिक्षा के सामाजिक और ऐतिहासिक उद्देश्यों की बात की थी, तब उनकी पृष्ठभूमि जर्मनी का समाज था, और उन्होंने जर्मनी के समाज की उस पृष्ठभूमि में एक स्टेटमेंट दिया। मैं उन स्टेटमेंट की मैंने हिंदी करने की कोशिश की है, और मैं, क्योंकि हमारे सभी साथी हिंदी के अंदर काफी फ्लुएंट है, तो मैं हिंदी में ही अपनी बात रखता हूँ। उन्होंने लिखा कि एक आतताई समाज की स्थापना के लिए जर्मनी ने शिक्षा को जरिया बना लिया था, और वह शिक्षा क्रूर भी थी, अमानवीय थी, लेकिन बहुत प्रभावशाली थी। मैंने इस पूरे संदर्भ के साथ जब वो आइडियोलॉजी या यूटोपिया की बात करते हैं, तब उच्च शिक्षा से जुड़े हुए विभिन्न समाजों को हमारे सामने लाने का प्रयास करते हैं। उच्च शिक्षा में दो पक्ष हैं हमारे, एक जिसको बाहरी पक्ष कहें और एक जिसको आंतरिक पक्ष कहें। मैं उस बाहरी और आंतरिक पक्ष की का उल्लेख करने के लिए माइकल एप्पल का सहारा ले रहा हूं। माइकल एप्पल ने कहा कि जो शिक्षा का बाह्य उद्देश्य है, उस बाह्य उद्देश्य में हम मानते हैं कि शिक्षा रोजगार को जन्म देती है, शिक्षा आय के दायरे को बढ़ाती है, शिक्षा हमारी सामाजिक हैसियत को पनपाती है, उसका विस्तार करती है। लेकिन जो आंतरिक पक्ष है वह विश्व की सामाजिक व्यवस्था को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। हमारे देश की, हमारे स्थान की, हमारे राज्य की उन सारी सामाजिक व्यवस्थाओं को समझने की कोशिश हमें उच्च शिक्षा के अंदर करनी चाहिए। माइकल एप्पल इस आंतरिक दायरे को ब्लैक बॉक्स की संज्ञा देते हैं, और हमको सबको पता है कि जब प्लेन क्रैश करते हैं और प्लेन चलते हैं तो उस ब्लैक बॉक्स का माने क्या होता है। उन सब चीजों से हमको जानने की कोशिश करनी चाहिए कि शिक्षा का दायरा है कैसा, और उस उच्च शिक्षा के माध्यम से हम क्या बताने की कोशिश करें। एक कंसेप्ट की बात करते हैं, डिस्टिंक्शन, अलग अलग। कोई भी समाज समानता मूलक समाज नहीं है, प्रत्येक समाज असमानता मूलक समाज है, और उस असमानता मूलक समाज के अपनी अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि है,
उनसे संबंधित अपनी उप व्यवस्थाएं हैं और उन उप व्यवस्थाओं के माध्यम से हम उस समाज को समझने का प्रयास करते हैं। मेरे पास में अगर गरीबी है तो मैं उस गरीबी के दायरे में समाज को समझूंगा, और अगर आपके पास अमीरी है तो आप उस अमीरी के दायरे में समाज को समझने की कोशिश करेंगे। मैं किस जाति से जुड़ा हुआ हूँ, मैं किस धर्म से जुड़ा हुआ हूँ, मैं किस प्रजाति से जुड़ा हुआ हूँ, मैं विकसित, विकासशील या अल्प विकसित देश के साथ जुड़ा हुआ हूँ, ये सब एक डिस्टिंक्शन का दायरा है। और यह डिस्टिंक्शन मुझे उच्च समझने में मदद करता है। सवाल मेरा ये है कि हम जब असमानता के इस दायरे को समझते हुए उच्च शिक्षा के समूचे परिदृश्य को जानने का प्रयास करते हैं तो हमारा अपना तरीका क्या होना चाहिए, हमारा अपना पद्धति शास्त्र क्या होना चाहिए, हमारा अपना तर्क क्या होना चाहिए, हमारे अपने अनुसंधान क्या होने चाहिए। और इसलिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र फिर के उद्देश्यों की प्राप्ति के साथ जुड़ा हुआ हूँ, के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। लेकिन उच्च शिक्षा मुझे अवसर प्रदान करती है कि मैं, अगर मुझे आलोचनात्मक नजरिया अपनाना है, अगर मुझसे आपसे मेरे को कोई भिन्न दृष्टिकोण, और केवल भिन्न नहीं, अगर प्रतिकूल दृष्टिकोण भी अपनाना है तो मैं उस दृष्टिकोण को अपनाऊं, और उसे अपनाने के साथ साथ मैं आपको पूरा अवसर दूं कि आप भी अपने उस दृष्टिकोण के साथ मेरे से डिस्कोर्स और डायलॉग कर सकें, और उस डिस्कोर्स और डायलॉग को हम उच्च शिक्षा के अंदर बढ़ाएं। अरविंद भाई हमारे सामने बैठे हुए हैं। महात्मा गांधी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर एक दौर में जिस तरह से अपने भाषण में राजाओं को ललकार दी थी, और राजाओं को ललकारने के बाद में जो उनके साथ हुआ, और किस तरह से एनी बेसेंट और मालवीय जी ने उसके बारे में क्या हस्तक्षेप किया, मैं उस पूरे दौर में नहीं जा रहा, लेकिन मैं इसके माध्यम से कि उच्च शिक्षा के हमको आलोचनात्मक प्रतिक्रिया के अवसर दिए जाने की जरूरत है। मैं उस प्रतिक्रिया के माध्यम से राज्य को, समाज को, संस्कृति को, विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों को, विभिन्न प्रकार के विचारों को चुनौती दे सकता हूँ। और वो जो आर्ग्यूमेंट और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स का अपना एक तंत्र है, वह तंत्र मुझे उच्च शिक्षा के दायरे में ले जाता है। और इसलिए जब हम मिचेल फूको को पढ़ते हैं तो मिचेल फूको नॉलेज पावर कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, नॉलेज इज पावर। और सवाल ये है कि जो नॉलेज को आप जो पावर बता रहे हैं, जो शक्ति बता रहे हैं, उस शक्ति का सोशल प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज के साथ क्या संबंध है? क्योंकि ज्ञान का हमेशा एक सामाजिक उद्भव होता है, और उस ज्ञान के सामाजिक उद्भव को मुझे एक दूसरे को बताने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हम उच्च शिक्षा के उद्देश्यों की पूरी तरह से पूर्ति करते हैं और उन उद्देश्यों की प्राप्ति के प्रयास करते हैं। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते तो फिर शिक्षा के सवाल बड़े बेबुनियाद। शिक्षा के मेरे से तो सब उम्र में काफी छोटे रहे हैं, लेकिन जब मैं पढ़ता था हाई स्कूल में, इंटर में, बीए में, एमए में, क्वालिटी एजुकेशन जैसी कोई चीज ही नहीं थी। क्या है ये गुणवत्तामूलक शिक्षा जिसकी हम आजकल बड़े जोर शोर से चर्चा करने लगे हैं? मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि प्रत्येक प्रकार की शिक्षा अगर उसके अंदर बहस है, अगर उसके अंदर काउंटर आर्गुमेंट्स और आर्गुमेंट का सिस्टम है, जिसको हम कहें कि हर शिक्षा का अगर अपना एक डायलेक्टिकल कैरेक्टर है, तो वह मुख्य रूप से क्वालिटेटिव एजुकेशन है। हमको उसकी क्वालिटी को सर्च करने की जरूरत नहीं है। हम कर क्या रहे हैं? हम उस क्वालिटी का निर्धारण कर रहे हैं नव्य उदारवाद के संदर्भ में। हम उस क्वालिटी का निर्धारण कर रहे हैं अन्य जो शैक्षणिक संस्थान है, जो विकसित देशों के शैक्षणिक संस्थान है, जहां पर की जीडीपी का एक बहुत, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर, आ रही है। जी सर, आ रही है। यस सर।
हेलो, हाँ यहाँ पर की, हाँ, जहाँ पर की रिसर्च और डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा पैसा लगाया जाता है, जहाँ पूरी तरह से स्वतंत्रता दी जाती है, क्या हम उस क्वालिटी एजुकेशन के पक्ष को भारतीय समाज के या एशियाई देशों का जो समाज है उन एशियाई देशों के समाज पर लागू कर सकते हैं? मैं अपनी बात के संदर्भ में एक हवाला दूं और उस हवाले के साथ एक और आगे बात बढ़ाऊं। एक बहुत महत्वपूर्ण किताब लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। उस किताब को अगर आप पढ़ें तो मुझे ये लगता है कि जो निर्धनता है ना, पॉवर्टी, ये पॉवर्टी एक बड़ा सुविधाजनक नाम है, और यह सुविधाजनक नाम है किसका? उत्पीड़न के लिए। अगर आप किसी को एक्सप्लॉइट करते हैं, अगर आप किसी के साथ एट्रोसिटीज बरतते हैं, अगर आप किसी के साथ इनइक्वलिटीज बरतते हैं और उस इनइक्वलिटी को, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही है, अगर उसके लिए आप उसको भाग्यवादी बना देते हैं, तब मेरा मानना यह है कि निर्धनता, उत्पीड़न और शोषण का एक बड़ा सुविधाजनक नाम बन जाता है। उच्च शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व है कि वह इस उत्पीड़न को, इस शोषण को, यानी इस भ्रम को जो निर्धनता की अवधारणा के साथ जुड़ा हुआ है, उसे खत्म करे। उत्पीड़ितों की मुक्ति, जो गरीब हैं, जो निम्न जाति से जुड़े हुए लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, जो डिफरेंट एबिलिटीज के साथ जुड़ी हुई पॉपुलेशन है, जो आदिवासी हैं, जो गांव के अंदर रहने वाली, दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाली जो जनसंख्या है, वे लोग जिनको कि विकास के नाम पर उजाड़ा जा रहा है और जिनको बसाने की कोशिश नहीं की जा रही है, क्या हमारी अपनी शिक्षा मुख्य रूप से सोशल साइंसेस और लिबरल आर्ट्स जैसे विषय, क्या इस प्रकार के मुद्दों को हमारे सामने संपूर्ण सैद्धांतिकी के साथ, संपूर्ण विचारकी के साथ में, विभिन्न प्रकार की पद्धतियां, विभिन्न प्रकार के अध्ययनों के साथ में लेकर के आ सकते हैं? वो चाहे अध्ययन हमारे भारतीय समाज वैज्ञानिकों के हैं और वो चाहे अध्ययन विदेशी समाज वैज्ञानिकों के हैं, इन सबको मिला करके अगर हम अपने उच्च शिक्षा के ढांचे को निर्मित करते हैं, तो मुझे लगता है कि एक सामाजिक रूपांतरण की जो प्रक्रिया है वह उच्च शिक्षा के द्वारा उत्पन्न की जा सकती है। और वह अगर वो ना भी करें तो मैं ये मान करके चलता हूँ पॉलियो फ्रेरे की उस अवधारणा के साथ में कि शिक्षा की सामाजिक रूपांतरण में एक बड़ी क्रांतिकारी भूमिका होती है। और विशेष रूप से जब मैं उच्च शिक्षा के बारे में देखता हूँ, चाहे वो मैंने देश के, मैं विदेश तो नहीं गया कभी भी, लेकिन देश के सभी विश्वविद्यालयों में मैं कभी कभी किसी ना किसी रूप में गया हूँ और मुझे लगा कि उच्च शिक्षा में मुझे राजनीतिक और सांस्कृतिक चेतना के लक्षण दिखाई देते हैं। वह राजनीतिक और सांस्कृतिक चेतना मैं अतीत से भी ले सकता हूँ। मेरा अपना समूचा साहित्य मुझे उस राजनीतिक और सांस्कृतिक चेतना से अवगत कराता है। वह जहां मुझे बहुत सी चीजों से जोड़ता है, वहीं पर वो शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ मेरे को जागरूक भी करता है। अगर मैं वहां पर एक साहित्य पढ़ता हूँ तो मुझे ये भी पता लगता है कि जैनिज्म और बुद्धिज्म और लोकायत किस प्रकार के प्रतिरोध और असहमति के कारण उत्पन्न हुए, सुधार आंदोलन किस रूप में उत्पन्न हुआ और किस तरह से स्वाधीनता संघर्ष के दौरान शिक्षा को माध्यम बनाया गया, मैकाले की शिक्षा का कैसे विरोध हुआ, गांधी बेसिक तालीम की बात क्यों कर रहे थे, गांधी मैनुअल और मेंटल लेबर के बीच में क्यों एक संबंध स्थापित करना चाहते थे, और वो ये मानते थे कि अगर आप मैनुअल लेबर के साथ जुड़े हुए हैं तो आपका सामाजिक रूपांतरण होगा और आप समाज में उन समूहों को समझ सकेंगे जो शारीरिक श्रम करते हुए समूचे समाज के विकास की प्रक्रिया में अपना योगदान कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उच्च शिक्षा के अंदर अगर हम इन पक्षों को शामिल करते हैं तो शायद हमारे अपने जो जीवन मूल्य हैं, जो संवैधानिक मूल्यों के साथ जुड़े हुए हैं, जो लोकतंत्र के साथ, समानता के साथ, बाहुल्यतावादी संस्कृति के साथ, धार्मिक बाहुल्यता के साथ, धर्मनिरपेक्षता के साथ, जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट की पॉलिसीज हैं, उन सब के साथ जुड़े हुए हैं, वह समूचा पक्ष हमारे सामने उभर करके आता है। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं उच्च शिक्षा की बात करूं तो मेरे सामने कुछ 5 सवाल उभरते हैं, जिन 5 सवालों को हमें उच्च शिक्षा के अंदर
देखने की कोशिश करनी चाहिए और उनसे प्राप्त उत्तरों को हमें अपने विद्यार्थियों को बताने का प्रयास करना चाहिए। न केवल विद्यार्थियों को बल्कि उन उत्तरों को हमें अपने जो हमारे सहयोगी साथी हैं उन सहयोगी साथियों के बीच में भी लाने की कोशिश करनी चाहिए। मेरा पहला सवाल उच्च शिक्षा में जुड़ा हुआ है और मैं उच्च शिक्षा के अंदर वैज्ञानिक चरित्र को लेकर के और जो डिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टी डिसिप्लिनरी और ट्रांस डिसिप्लिनरी जो पर्सपेक्टिव्स है उन सबको लेकर के मैं आगे की बात कर रहा हूँ। पहला सवाल मेरा ये है कि हमारी सभ्यता के इतिहास को हम कैसे जानें। व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ आवर सिविलाइजेशन। अगर हम मेरे को अपनी सिविलाइजेशन की हिस्ट्री पता है और उसकी मल्टीप्लिसिटी पता है तो फिर मैं ये बता सकता हूँ कि हमारी सभ्यता के इतिहास में वह सब क्या है जो भारत को भारत बनाता है। What is the idea of India and how can we construct that idea of India on the basis of that multi-dimensional history which is associated with world civilization or which is associated with Indian civilization। मुझे ये बताना बहुत जरूरी है अपने विद्यार्थियों को और अपने सहयोगियों के साथ इसकी चर्चा बहुत जरूरी हो जाती है ताकि हम उच्च शिक्षा के दार्शनिक और वैज्ञानिक पहलुओं को समझ सकें। दूसरा ये, जब मैं इस इतिहास की चर्चा करता हूं तो इतिहास की निरंतरता है। सभ्यता के इतिहास में धीरे धीरे गहनता आती चली जाती और जो गहनता आती है वो उपनिवेशवाद विरोध समर हुआ जिसकी जिसकी आहट हम 1600 ईस्वी से सुन लेते हैं और 1600 ईस्वी से लेकर के 1947 तक जो उपनिवेश, चाहे फिर वो 1857 का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो या फिर पूरा स्वाधीनता संघर्ष जिस मल्टीपल आइडियोलॉजी को लेकर के कंस्ट्रक्ट हुआ हो, उसका भारतीय समाज की ऐतिहासिक गहनता के साथ या वहां की के साथ मैं जान सकता हूँ जो मुझे शिक्षा का एक आलोचना और विश्लेषणात्मक विद्यार्थी बनाता है। विश्लेषणात्मक पहलुओं को जान लेता हूँ तब फिर भारतीय सभ्यता का राष्ट्रीय चरित्र क्या है उस राष्ट्रीय चरित्र की चर्चा मैं एक शिक्षक के रूप में, एक विद्यार्थी के रूप में कर सकता हूँ। मुझे और किसी से ये जानने की जरूरत नहीं है कि मेरी सभ्यता का राष्ट्रीय चरित्र क्या है। मेरी सभ्यता के राष्ट्रीय चरित्र को ना तो कोई राजनेता बता सकता है, ना ही मुझे कोई ऐसा जो आस्थाओं में विश्वास रखने वाले जो लोग हैं वो भी मुझे नहीं बता सकते। मैं उनकी बात को सुनूंगा, लेकिन सुनने के बाद में मैं ये बताऊंगा कि मेरी सभ्यता का राष्ट्रीय चरित्र क्या है और उसके लिए मैं जो सहारा लूंगा वो उस ऐतिहासिक गहनता का सहारा लूंगा जो ऐतिहासिक गहनता भारतीय सभ्यता के इतिहास का अध्ययन करते हुए मैंने जानने की कोशिश की है और जिससे मैंने जाना है कि भारत को हम कैसे भारत माने। ये एक मेरे पास एक बहुत महत्वपूर्ण है। एक जो अगला सवाल है वो ये है कि इन सब ने मेरे बीच में क्या सहयोग पैदा किया, मेरे बीच में क्या सात्मीकरण दिया, मुझे कैसे समावेशी बनाया। लेकिन उस समावेशी विकास के साथ साथ उभरने वाले जो आर्थिक विकास के दौर हैं, जो आर्थिक विकास के दौर दासता से शुरू होते हुए मुझे नव्य उदारवाद तक ले आते हैं और नव्य उदारवाद तक लाते लाते मुझे आर्थिक आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर, धार्मिक आधार पर और विभिन्न आधारों पर, इवन गांव और नगर और जेंडर के आधार पर ध्रुवीकरण की प्रक्रिया से जोड़ देते हैं। कई तरह के ध्रुव बना दिए। केवल विश्व के अंदर नहीं है कि भाई ये बाइपोलर है या मल्टीपोलर है या यूनिपोलर है। वह ध्रुवीकरण प्रत्येक देश के अंदर, भारतीय समाज सहित प्रत्येक देश के अंदर विकसित हुए और वो जो नव्य उदारवाद ने इस ध्रुवीकरण को और अधिक विस्तार और अधिक गहनता देने की कोशिश की है और उस विशेष रूप से उस आर्थिक ढांचे को उन्होंने ध्रुवीकरण का आधार बनाया है। तो मुझे ये भी जानने की कोशिश करनी चाहिए कि उच्च शिक्षा के अंदर
ये नव्य उदारवाद और ध्रुवीकरण क्या प्रभाव डाल रहा है। मुझे ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि भारतवर्ष के अंदर लाखों की संख्या में विद्यार्थी क्यों बाहर जा रहे हैं अध्ययन करने के लिए, उच्च अध्ययन करने के लिए। उनका वहां पर जाने का अपना उद्देश्य क्या है? क्या वो भारतीय समाज की उच्च शिक्षा की प्रणाली को या शिक्षा प्रणाली को अच्छा नहीं मानते, या उनको भारत अपनी डेस्टिनी के अनुसार एक सही देश नहीं लगता, या उनको लगता है कि उनके अंदर की जो स्वायत्तता है उस स्वायत्तता का वो यहाँ पर पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते और इसलिए उनको बाहर चला जाना चाहिए। मैं उन लेखकों की और शिक्षकों की चर्चा नहीं कर रहा हूँ जिन्होंने अपनी स्वायत्तता दिखाई और उस स्वायत्तता के कारण उन्हें अनेक संकटों का कई कई बार सामना करना पड़ा है, जो कई किसी भी विश्वविद्यालय के अंदर ऐसा हो सकता है। कोई विश्वविद्यालय उस तरह उससे अछूता नहीं है, और ऐसा नहीं है कि ये आज ही हो रहा है, इसके पहले भी हुआ है। मुझे पता है कि जब आपातकाल लगा था तो आपातकाल के बाद में AR देसाई की किताब सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म को बैन कर दिया गया था। बहुत सी चीजें उभर करके आती हैं। तो राज सत्ता, नव्य उदारवाद और ध्रुवीकरण, इन तीनों के बीच के संबंध को जानते हुए हमें शिक्षा पर उसके प्रभाव की तलाश करनी चाहिए और उच्च शिक्षा की स्वायत्तता को, उसकी स्वतंत्रता को, एकेडमिक फ्रीडम को, बोलने की स्वतंत्रता को हमें पूरी शिद्दत के साथ निभाना चाहिए। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जो इनसे असहमति रख रहे हैं, उनके सामने हमें एक क्रिटिक के रूप में जाने की जरूरत भी है, ताकि हम ये बता सकें कि उच्च शिक्षा में स्वायत्तता की कोई भी कमी हमारे लिए भविष्य के विकास को लेकर के अनेक प्रकार के परिणाम उत्पन्न कर सकती है। और जिस इंक्लूसिव मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं वह हमारे सामने नहीं आ सकती। फिर हमें एक चीज और भी देखनी चाहिए, वो जो मेरा आखिरी पक्ष है इसमें उच्च शिक्षा के अंदर, कि भारतीय समाज और संस्कृति का जो निर्माण हुआ है यह कोई एक नई प्रक्रिया नहीं है। ये सभ्यता के प्रारंभ से चल रही है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर के 2023 की आज की तारीख तक ये सारी समूची चीजें हमारे पास में है। तो भारतीय समाज को और वैश्विक समाज को और इसके सांस्कृतिक अपने में हो सकती की कमी हो सकती है, इनकी जगह पर वैकल्पिक क्रांतियां भी हो सकती हैं। इन क्रांतियों के बीच के संबंध क्या रहे हैं और इन क्रांतियों के बीच की और परिवर्तनों के बीच की टकराहट क्या रही है, और उन टकराहटों पर विश्व की सामाजिक शक्तियां, विश्व की संस्थाओं इत्यादि के अपने क्या प्रभाव रहे हैं। जब तक हम उच्च शिक्षा के अंदर इन सब चीजों को शामिल नहीं करेंगे तब तक हम जीवन मूल्यों के व्यापकीकरण की बात भी नहीं कर सकते, और तब तक मुझे लगता है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिनको कि हम 2030 तक अचीव करना चाहते हैं उनकी भी हम बात नहीं कर सकते। हम तब तक शायद वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को भी पूरी तरह से नहीं समझ सकते। मुझे लगता है कि अगर उच्च शिक्षा के दायरे में इन सभी जिसको आप क्वालिटेटिव एजुकेशन कर सकता हूं, मैं अपने विद्यार्थियों को पहुंचा सकता हूं। और मुझे लगता है कि अगर मैंने अपने साथियों के बीच में, विद्यार्थियों के बीच में और इससे व्यापक, इससे बाहर जाकर के सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए विभिन्न संगठनों के साथ शिक्षा के इस स्वरूप की बातचीत करने की कोशिश की और उनके आर्ग्यूमेंट को और अपने आर्ग्यूमेंट को आधार बना करके आगे अगर ज्ञान की स्टॉक ऑफ नॉलेज को, जिसको हम स्टॉक ऑफ नॉलेज कहते हैं, उसे विकसित करने की कोशिश की, तो उच्च शिक्षा का हम सही माने में ध्येय प्राप्त कर सकेंगे और उसी के आधार पर हम अपने उन जीवन मूल्यों की रचना भी कर पाएंगे या उनको समझ पाएंगे जो मनुष्य को मनुष्य बनाती है और मुझे प्रत्येक स्थिति में हर तरह के उत्पीड़न और शोषण के खिलाफ भय भय रहित होकर के खड़ा करने की कोशिश करती है। फिर वो चाहे गांधी का मॉडल, चाहे हो सकता है, वो मिल और ज्ञान के, चाहे वो गैलीलियो या हो, उनके मॉडल्स एकेडमिक फ्रीडम और भय रहित बनाते हुए के बीच में अपने विचारों को रखूंगा।
ताकि मैं अपने उन जीवन मूल्यों को प्रस्तुत कर सकूं जिन जीवन मूल्यों को मैंने उच्च शिक्षा के लिए जिया है, और शायद उच्च शिक्षा मेरी जिंदगी में जब तक रहेगी इन्हीं जीवन मूल्यों के साथ में चलूंगा। आपने मुझे अपने वक्तव्य को यहाँ पर रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं सभी आयोजकों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय सर। गुप्ता जी ने बहुत ही सारगर्भित और उच्च शिक्षा के नैतिक मूल्यों के संपूर्ण आयामों को सर ने बहुत कम समय में गहराई के साथ हमें बताया है। आपका मानना है और सत्य है कि उच्च शिक्षा सामाजिक रूपांतरण का सशक्त माध्यम है। आज आवश्यकता इस बात की है कि उच्च शिक्षा में विचार अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। आज इस बात की भी आवश्यकता है कि हमारे जो उच्च शिक्षित विद्यार्थी हैं, शोधार्थी हैं, वो क्यों बाहर की यूनिवर्सिटीज में लालायित होते हैं, और अगर वो हिंदुस्तान पे रहें तो निश्चित रूप से हमारी जो प्रतिभा है उसका हम भारतीय समाज के समग्र और संतुलित विकास में निश्चित रूप से योगदान कर सकते हैं। हमारे दूसरे मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर अरविंद जोशी जी हैं। सर का परिचय पूरा देश जानता है। आप देश के प्रतिष्ठित ख्यातिलब्ध समाजशास्त्री हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आप कई वर्षों तक प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष और डीन के पद पे आपने बखूबी अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया है। आप कई वर्षों तक चीफ प्रॉक्टर रहे हैं। ये आपकी कुशल प्रशासनिक जो दक्षता है उस दक्षता को हमारे सामने प्रदर्शित करता है। डॉक्टर जोशी अपने अध्ययन काल से ही एक ऐसे अध्येता रहे हैं जिनके व्यक्तित्व में कृतित्व समाया हुआ है। आप रुचि संपन्न, सहभागी, आप में मित्रगण का भाव है और आप समाजशास्त्री चेतना के संवाहक हैं। सत्य, यथार्थ और व्यवहार के प्रतिबिंब के साथ आपका अपना समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण एवं विश्लेषण है। आपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाजशास्त्र, समाज कार्य और समाज विज्ञान के विषयों पर अपनी छाप छोड़ी है। आप कई अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संस्थाओं से संबद्ध रहकर समाजशास्त्र और समाज कार्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय आपने योगदान दिया है। आपने कई संदर्भ पुस्तकें लिखी हैं, उनकी रचना की है और कई पुस्तकों को आपने संपादित किया है। डॉक्टर जोशी ने शुरू से ही समाजशास्त्र के व्यवहारिक पक्ष को महत्व देते हुए अनेक परियोजना कार्य को आपने पूरा किया है। आपका यह भी मानना है कि कहना सरल है, करना कठिन है। आपने वृद्धों के बारे में कई उल्लेखनीय कार्य किए हैं। आपकी ओल्डर पर्सन इन इंडिया, इमिग्रेशन एंड सोशल चेंज, आपकी लिखी पुस्तकों की एक लंबी श्रृंखला है। जैसा कि मैंने कहा कि डॉक्टर जोशी व्यवहारिक पक्ष को भी महत्व देते हैं समाजशास्त्र के आयाम में। आपने बीएचयू में युवाओं के बीच एक कार्यक्रम, एक सीरीज चालू की थी, जिंदगी से यारी यूथ फेस्ट, जो आपके व्यवहारिक आयाम को भी प्रदर्शित करती है। मैं बड़े सम्मान के साथ बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर अरविंद जोशी जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपना वक्तव्य दें। आदरणीय डॉक्टर अरविंद जोशी सर। धन्यवाद डॉक्टर अखिलेश शुक्ला जी। मेरी आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है। जी हाँ सर, आ रही है। ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश शुक्ला जी। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामना। शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा परिवार का मैं आभारी हूं, जिन्होंने मुझे एक दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार में जो उच्च शिक्षा वर्तमान परिदृश्य एवं जीवन मूल्य विषय पर है आमंत्रित कर सम्मान प्रदान किया है। मैं विशेष रूप से इस उत्कृष्ट महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर अर्पिता अवस्थी, IQAC के प्रभारी डॉक्टर SP शुक्ल जी, कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर महेश शुक्ल जी एवं कार्यक्रम सचिव डॉक्टर अखिलेश शुक्ल जी को धन्यवाद देता हूं
जिन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया। विद्वान वरिष्ठ वक्ता प्रोफेसर राजीव गुप्ता जी का मैं अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने अभी अपना बहुत ही सारगर्भित वक्तव्य दिया है। टीआरएस कॉलेज का समाजशास्त्र विभाग कई वर्षों से निरंतर अकादमिक गतिविधियां करता आ रहा है और मैं उसका साक्षी हूं। मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश का कोई अन्य महाविद्यालय अकादमिक कार्यक्रमों की दृष्टि से इतना सक्रिय हो। मैं सभी आयोजक मंडल के सदस्यगणों का आभार व्यक्त करता हूं। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग का भी आभारी हूं कि आप निरंतर सभी महाविद्यालयों को निर्देश दे रहे हैं कि वो उच्च शिक्षा से संबंधित जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उससे संबंधित विविध विषयों के पक्षों को स्पष्ट करें, क्योंकि इसके क्रियान्वयन का समय आ गया है। विषय जो है ये अलग तरह का लिया है, जैसा कि अभी अखिलेश जी ने भी कहा और महेश जी ने भी बताया, क्योंकि हम लोगों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे बहुत से वक्त दिए हैं। हम उसके क्रियान्वयन के बारे में भी बात कर रहे हैं, हम उसकी थोड़ी बहुत जो कमियां हैं, जो समस्याएं आ रही हैं, उस पर भी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन ये अलग तरह का विषय है और यह विषय उच्च शिक्षा के वर्तमान परिदृश्य एवं जीवन मूल्य से संबंधित है। इसके साथ ही साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण मैंने देखा कि विमर्श के विषयों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है, जैसे उच्च शिक्षा, वर्तमान स्थिति एवं चुनौतियां, सामाजिक मूल्य एवं शैक्षणिक संस्थानों की भूमिकाएं, मूल्यपरक शिक्षा की आवश्यकता और शिक्षक की भूमिका, परिवार, समाज एवं शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका और इसी तरह से बदलते जीवन मूल्य और हमारी चुनौतियां, ये सब विषय लिए गए हैं। क्योंकि जब भी शिक्षा पे हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हमको इन सब विषयों को उसमें समेटना भी पड़ेगा। और शिक्षा का जो विषय है ये बहुत सामान्य नहीं है, ये बहुत व्यापक बड़ा विषय है जिस पर बहुत थोड़े समय में न्याय नहीं किया जा सकता है। अभी राजीव जी ने बहुत ही अच्छा व्याख्यान दिया, आप विद्वान हैं, वरिष्ठ हैं बहुत, और काफी गहन अध्ययन आपका है। मेरी दृष्टि थोड़ी अलग तरह की है और मैं दूसरी तरह से अपनी बातों को यहाँ पर रखने की कोशिश करूंगा। मित्रों, विषय बहुत, जैसा मैंने कहा कि बहुत व्यापक, गंभीर, महत्वपूर्ण एवं समीचीन है। इसके कई पक्ष हैं, प्राचीन एवं वर्तमान तक, भविष्य के परिदृश्यों तथा जीवन मूल्यों को विश्लेषित करना अत्यंत दुरूह तथा समय लेने वाला कार्य है। मैं प्रयास करूंगा कि विषय के साथ न्याय हो और अपनी बात को संक्षेप में स्पष्ट करूंगा। मैं केवल उन्हीं विषयों पर बात करूंगा, जीवन मूल्य से संबंधित विषयों तक ही अपनी बात को सीमित रखूंगा। लेकिन कुछ बातों को कहना और जरूरी है, क्योंकि भारतवर्ष के लिए शिक्षा कोई नवीन उपलब्धि नहीं है। आपने देखा होगा चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अभी कुछ दिनों पहले ही इसरो के चीफ सोमनाथ जी ने अपने वक्तव्य में इस सफलता का सारा श्रेय जो है वेदों एवं वैदिक विज्ञान को दिया। हम लोग भी विगत कुछ वर्षों से, विशेषकर जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बहस एवं सुझाव का सिलसिला प्रारंभ हुआ था, तभी से विविध प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के उदाहरणों को बता रहे थे। हम केवल ऐसे ही चर्चा नहीं कर रहे थे, अपितु हम सप्रमाण बता रहे थे। चाहे वो शून्य की खोज हो, चाहे वो न्यूटन की तरह गति का सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत हो, चाहे वो परमाणु की बात हो, चाहे सुषुप्त और चरक की बात हो, या और भी बहुत सारे विषय हैं, इतने सारे विषय हैं। इन सारों का उल्लेख हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा में देखने को मिलता है और आज विदेशी विद्वान भी इसको स्वीकार करते हैं कि सब कुछ जो है, आधुनिकतम ज्ञान जो है वो भारत की ही देन है। तो प्राचीन जो परिदृश्य है, हम वर्तमान परिदृश्य का इसमें लिखा हुआ है, और प्राचीन परिदृश्य को यदि हम देखते हैं तो अत्यंत समृद्ध एवं गौरवशाली रहा। जब औपचारिक शिक्षा के लिए स्कूल प्रारंभ होने लगे थे इंग्लैंड में, उस समय हमारे देश में कई हजार गुरुकुल थे। तो गुरुकुलों की जो व्यवस्था थी वो पर्याप्त और समृद्ध थी। कोई औपचारिक फीस की मांग उसमें नहीं थी। सर्वश्रेष्ठ योग्य शिक्षक छात्रों को सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक ज्ञान में पारंगत करते थे। कठोर अनुशासन एवं नियमित दिनचर्या में विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया जाता था। कोई बाह्य हस्तक्षेप उसमें नहीं था। एक तरफ मनुष्य का जीवन 4 भागों में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास में बटा हुआ था, तो दूसरी ओर समाज को भी सैद्धांतिक रूप से 4 भागों में गुण और कर्म के आधार पर बांटा गया। व्यवस्था खुली थी जिसमें कोई भी अपने गुण और कर्म के आधार पर उच्च वर्ण में जा सकता था, या अगर गुण और कर्म में कुछ गड़बड़ी है, खराबी है, तो वो नीचे आ जाता था। शिक्षा केवल डिग्री, डिप्लोमा तक सीमित नहीं होती थी। पहले तो ऐसी जटिल औपचारिक व्यवस्था नहीं थी, किंतु स्नातक वही कहलाता था जो वास्तव में विविध विद्याओं में पारंगत हो गया हो। इस व्यवस्था ने समाज को अन्योन्याश्रित स्वरूप प्रदान किया। आज इतिहास गलत लिखा गया और बहुत सारे लोग इसी भ्रम में रहते हैं
कि बहुत सारे लोग, समावेशी व्यवस्था नहीं थी उस जमाने में, लेकिन ऐसा है नहीं। यदि हम गहराई से देखते हैं, उदाहरणों के साथ देखते हैं, तब हमको समझ में आता है कि जो कुछ हम लोग पढ़ लिख रहे हैं या जिसके कारण समाज में एक दूसरे के प्रति कलह या संदेह की भावना पैदा हुई है, वो सब गलत। बगैर एक दूसरे के सहयोग के जीवन संभव नहीं था। जीवन के मूल्य वर्ण धर्म, समान धर्म, आपद धर्म तथा विविध पुरुषार्थों एवं संस्कारों से आबद्ध थे। और समय के साथ साथ इस व्यवस्था में आक्रांताओं एवं विदेशी शक्तियों के द्वारा परिवर्तन आया। अभी प्रोफेसर राजीव गुप्ता जी ने मैकाले का उल्लेख किया है। हम लोगों ने जरूरत से ज्यादा मैकाले को पोष दिया और मैकाले को महान बना दिया। लेकिन हम देखते हैं कि ब्रिटिश काल में गुरुकुल की व्यवस्था जो थी वो समाप्त हो गई और उधर हम लोग की तरफ औद्योगिक क्रांति आ गई। औद्योगिक क्रांति के बाद जो है, आपने देखा होगा कि उसके बाद औद्योगिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई और तभी से हमारी जो व्यवस्थाएं थी, हमारा जो विज्ञान था, हमारी जो स्थिति थी, वो परिवर्तित हो गई, या हम ये कहें कि उसमें गिरावट आ गई। नई औपचारिक शिक्षा स्कूलों की स्थापना के साथ प्रारंभ हुई। शिक्षा पैसों से मिलने लगी, एक बाजार पैदा हुआ और यह बढ़ता ही चला गया। आज ये बाजार अरबों खरबों रुपए का है और हम आजकल इस बाजार में ऑनलाइन बाजार को भी जोड़ रहे हैं, क्योंकि ब्लेंडेड मोड में शिक्षा होने लगी है और कहीं कहीं केवल ऑनलाइन होती है। और ऑनलाइन का आप देखेंगे बाजार बहुत विस्तृत है और जितना हम शिक्षा में प्रयोग करते हैं उतना ही ये बाजार और विस्तृत हो जाता है। अभी सीयूटी के द्वारा जो है कई विश्वविद्यालयों के एक साथ प्रवेश प्रारंभ हुए हैं, तो इसके कारण भी एक नई तरह की कोचिंग सिस्टम सामने आ गया जो सीयूटी का ही आजकल प्रशिक्षण दे रहा है कि आप कैसे उसमें सफल हो, और इस तरह से एक नया बाजार और भी पैदा हो गया। तो शिक्षा का जो स्वरूप और ढांचा हम लोगों के सामने आया वह सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का परिणाम रहा, क्योंकि ये सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां भी बहुत महत्वपूर्ण हुआ करती हैं हमारी सोच को, हमारी जीवन शैली को और हमारे जीवन से संबंधित सभी पक्षों को यह प्रभावित करते हैं। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं उसको हम बोलते हैं वैश्वीकरण का दौर। हम अधिकाधिक भौतिकतावादी होते चले जा रहे हैं और आपने देखा होगा कि उपभोक्तावाद एवं उपभोक्तावादी संस्कृति ने हमारे जीवन मूल्यों को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है और शिक्षा संस्थान भी इस उपभोक्तावाद और उपभोक्तावादी मूल्यों से प्रभावित। जीवन मूल्य आज बाजार के शिकार हो गए। हमने जो सोचा था कि शिक्षा में सभ्य, समावेशी, दूरदर्शी, समतावादी, न्यायप्रिय, प्रगतिशील बनाएगी, पर वैसा हुआ नहीं। हम ही नहीं, पूरी दुनिया इस संतरास का शिकार है। शांति के मूल्य पर जोर देने वाली वैश्विक महाशक्तियों को यदि आप देखें तो ये वैश्विक महाशक्तियां युद्ध को पुष्पित पल्लवित कर रही हैं। अभी आप देख रहे होंगे रूस और यूक्रेन का युद्ध जो है कितने समय से चल रहा है, आप देख रहे हैं। पूरे विश्व के अनेक देश उसमें कूदे हुए हैं। तो जो देश शांति की बात करते थे वो देश इस तरह से अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से अशांति फैला रहे हैं और पूरी मानवता के सामने एक गंभीर उन्होंने खतरा पैदा कर दिया है। जो विषय है वो बहुत व्यापक है, जितनी भी हम लोग चर्चा करेंगे वो कम ही पड़ जाएगी। हम अपने ही सनातनी जीवन मूल्यों पर इसी शिक्षा के कारण गर्व करने के स्थान पर हे दृष्टि या संदेह की दृष्टि से देखने लगे। अभी भी बहुत सारे लोग इस प्रकार के प्रश्नों को खड़ा करते हैं, हम उसे काल्पनिक मानने लगे। हमारा ज्ञान निम्न स्तरीय शिक्षा व्यवस्था के कारण संकुचित होता चला गया, हम अक्षम हो गए और आपने देखा होगा हमारी भाषाएं विलुप्त होती चली गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पढ़िए तब आपको मालूम चलेगा कि हमारी कितनी भाषाएं जो हैं वो विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई हैं। लेकिन समय पलट गया, आज सनातनी संस्कृति की सर्वत्र चर्चा है। हम भारतीय ज्ञान परंपरा की ओर देख रहे हैं, हम ही नहीं पूरा विश्व भारतीय ज्ञान परंपरा की ओर देख रहा है। आज सभी विषयों में हमारे पुरातन ज्ञान को पढ़ाया जा रहा है। पुराने ऋषि मुनियों, इन भगवानों के उदाहरण विविध प्रसंगों में दिए जा रहे हैं। मैनेजमेंट में भी पढ़ाया जाता है, किस प्रकार से हनुमान जी ने किस प्रकार से मैनेजमेंट किया या किस प्रकार से उद्देश्य रामचरितमानस में दिए गए हैं, उसकी उसमें चर्चा हो। विविध धर्म ग्रंथों में उल्लेखित जीवन मूल्यों से सभी को परिचित कराया जाता है। गीता का उदाहरण दिया जाता है, गीता के विविध श्लोकों को बताया जाता है और उस तरह से जो जीवन मूल्य जिस प्रकार के हमारे होने चाहिए उस प्रकार से उसको जोड़ने की कोशिश की जा रही है। और जीवन का कोई ऐसा पक्ष नहीं जिस पर हमारे पूर्वजों ने विचार न किया हो। कोई भी पक्ष, जो मैं ऐसी बात कह रहा हूं तो मैं सब प्रमाण ये बात कह रहा हूं, जो तात्कालिक समय में कहा गया वो आज सत्य प्रमाणित हो रहा है। हम अपने प्राचीन जीवन मूल्यों की प्रासंगिकता की चर्चा आज कर रहे हैं और कोरोना में भी आपने देखा होगा कि जो हमारी जीवन शैली थी, जो हमारे जीवन मूल्य थे, उन्हीं जीवन मूल्यों के अनुरूप व्यवहार करने के लिए लोगों से कहा जा रहा था, अनुरोध किया जा रहा था। शिक्षा के महत्व से हम सब थोड़ा बहुत परिचित हैं, थोड़ा बहुत मैं जानबूझ के बोल रहा हूं क्योंकि हमारी शिक्षा में इसके सभी तत्वों का समावेश नहीं है।
यद्यपि महात्मा गांधी, पंडित मदन मोहन मालवीय, विवेकानंद जी, अंबेडकर जी ने शिक्षा के बारे में बहुत सी बातें कही थी, लेकिन वो कहीं हमारी शिक्षा व्यवस्था में उसको सम्मिलित नहीं किया गया। और शिक्षा व्यवस्था जिस तरह की व्यवस्था पूरे विश्व में चल रही थी बाजार के प्रभाव से, वैसी ही बनाए रहे। और हम लोग में ये लिखा है हमारे शास्त्रों को यदि आप देखें तो उसमें कहा गया है कि ज्ञानम मनुजस्य तृतीयम नेत्रम, ज्ञान जो है मनुष्य का तीसरा नेत्र। लेकिन शंकर भगवान की तरह हमारा तृतीय नेत्र खुला नहीं, हमारी शिक्षा व्यवस्था उसको खोल नहीं पाई। ये नेत्र ऐसा है कि हम संपूर्ण समाज को एक व्यापक सामूहिक सामाजिक कल्याण की भावना से देखने लगते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हम संवैधानिक प्रावधानों की भी, इसका उल्लेख अभी राजीव जी ने किया है, संविधान का उन्होंने उल्लेख किया, संविधान में बहुत सारे प्रावधान है, हम उसकी भी अवहेलना करते हैं। हम जीवन मूल्यों को समझते ही नहीं है। समाज के लिए सर्वाधिक वांछनीय क्या है, कुछ किताबों में लिखा है, कहीं कहीं पढ़ाया भी जाता है, लेकिन व्यवहार में वो परिणत नहीं हो पाता। और मूल्यों को पढ़ाया नहीं जा सकता है, राजीव जी कहते हैं, मैं उस बात से सहमत हूं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उन मूल्यों पर जोर दिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि उसको हम सम्मिलित नहीं कर सकते, विविध इसके पक्ष हैं और उन पक्षों को हम इसमें सम्मिलित कर सकते हैं और उसके द्वारा हम जीवन मूल्यों को अपने परिपुष्ट कर सकते हैं। जो सर्वाधिक वांछनीय है वही मूल्य है, ये इतना जान लीजिए। मूल्य क्या है? जो सर्वाधिक वांछनीय। हम हमारे समाजशास्त्र में बहुत सारे लोगों ने इस पर काम किया है। जी.आर. लेस्ली के शब्दों में यदि हम कहें तो मूल्य संबंधित वांछनीय एक वस्तु या विचार से संबंधित समूह संकल्पना है। दुर्खिम भी समूह संकल्पना की बात करता है। और राधा कमल मुखर्जी को यदि हम देखें तो उन्होंने कहा, हम लोग पढ़ते भी हैं उनको, हम लोग समाजशास्त्र के देता है तो राधा कमल मुखर्जी को पढ़ना ही पड़ता है। उन्होंने अपनी पुस्तक द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, जो 1949 में ही आ गई है, अब सोच लीजिए 1949 में यह किताब आई है और आज हम मूल्यों की चर्चा कर रहे हैं और उसमें जो मूल्य बताए गए हैं उसके अनुरूप ही बात करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें उन्होंने लिखा है कि मूल्य मनुष्य की सामाजिक उन्मुखता और निर्देशन के तंत्र हैं, ये मैकेनिज्म है। मनुष्य की जो सोशल ओरिएंटेशन जो होता है और जो उसका निर्देशन होता है, गाइडेंस, उसके ये तंत्र हैं। ये मानव समूहों एवं व्यक्तियों द्वारा प्राकृतिक और सामाजिक विश्व के साथ सामंजस्य करने के उपकरण हैं। प्राकृतिक और सामाजिक दोनों को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जीवन मूल्य कोई ऐसा नहीं है कि केवल सामाजिक ही हुआ करते हैं। मैं यहाँ रॉबर्ट बीर स्ट्रीट, एच.एम. जॉनसन, चार्ल्स वागले, लाइटर एवं केलर, र्यूटर एवं हार्ट और थॉमस नैनकी के विचारों की चर्चा नहीं करना चाहता। उसकी भी चर्चा मैं कर सकता था, लेकिन चूंकि यह क्लासरूम टीचिंग नहीं है, एक वेबिनार है, इसलिए उन सबका उल्लेख करना यहाँ पे संभव भी नहीं है और उसकी यहाँ पर बहुत ज्यादा कोई प्रासंगिकता भी नहीं है। समूहों में निरंतरता एवं एकता मूल्यों का ही परिणाम है। मूल्य संस्कृति को एकता एवं स्थिरता प्रदान करते हैं। मूल्य ही वे वास्तविक तथ्य हैं जो प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तियों के व्यवहारों एवं संबंधों को निर्देशित करते हैं। जैसा मूल्य होगा वैसा व्यवहार एवं संबंध होगा। तो मूल्य और व्यक्ति की भूमिकाएं क्या हैं? तो यदि हम इसको भी देखें तो मूल्य और व्यक्ति की भूमिकाएं ही सामाजिक संबंधों के जाल को बुनती हैं। हम कहते हैं ना, सामाजिक संबंधों का जाल है। इसको बुनने वाला कौन है? इसको बुनने वाला मूल्य और व्यक्ति की भूमिकाएं हैं। वहीं दूसरी ओर सामाजिक समूह मूल्यों के साथ ऐसी अंतरक्रिया करते हैं कि समाज के आदर्श, नैतिकता तथा व्यक्तित्वों का निर्माण होता है। मूल्य जो है लक्ष्यों की वरीयता एवं वांछनीयता पर बल देते हैं। इसी के आधार पर सही, गलत और उचित अनुचित का निर्धारण होता है। मैंने भारतीय संस्कृति का कुछ ज्ञान परंपरा के संदर्भ में उल्लेख किया था। यदि उस महान संस्कृति के केंद्रीय मूल्यों को देखा जाए तब भारतीय सामाजिक व्यवस्था को समझा जा सकता है। संक्षेप में कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि परंपरागत भारतीय सामाजिक प्रणाली में केंद्रीय मूल्य निष्ठता, निष्प्रेक्षता और पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष का संपादन है। आधुनिक भारतीय राष्ट्र के केंद्रीय मूल्य क्या है? लोकतांत्रिक प्रणाली, न्याय, समता, धर्म निरपेक्षता इत्यादि, यही तो है आधुनिक भारतीय राष्ट्र के केंद्रीय मूल्य। तो हो क्या रहा? पश्चिमी मूल्यों से हम प्रभावित हो गए। हमारा दोष नहीं है, व्यवस्था का भी दोष है, लेकिन कुछ हमारा भी दोष है। वैयक्तिकता, स्वार्थ, स्वतंत्रता के मूल्य हावी हो गए। संस्थाओं को हम तोड़ रहे हैं, अंधाधुंध विकास कर रहे हैं, विकास विस्थापन कर रहा है और कुछ वर्ग जो है हाशिए पर जा रहे हैं। हम जितना कुछ वर्गों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं उनको बाजार पीछे घसीट देता है। हम महिलाओं के
एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि पोर्नोग्राफिक और महिलाओं से संबंधित अनेक चीजें जिसमें वीमेन ट्रैफिकिंग में सम्मिलित है, उसके द्वारा उनकी प्रस्थिति पुनः उसी स्थान पर चली आती है जिस स्थान से हमने उनको आगे बढ़ाया था। एक विद्वान है पैरी, तो पैरी का मैं यहाँ पे बहुत उल्लेख नहीं करना चाहता, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि पैरी जो है उन्होंने सकारात्मक, नकारात्मक, विकासवादी और वास्तविक रूप में मूल्यों को बांटा। इन 4 भागों में उसने मूल्यों को बांटा। मैं जो समझता हूं वह यह है कि जब भी हम जीवन मूल्यों की चर्चा करते हैं तो हमें इसे समग्रता की दृष्टि से देखना चाहिए। यानी जो कुछ भी हमारे जीवन से संबंधित है उससे संबंधित मूल्यों का चिंतन। आज हम होलिस्टिक एजुकेशन की बात कर रहे हैं, अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी देखिएगा होलिस्टिक एजुकेशन की बात कर रहे हैं, छात्र के सर्वांगीण विकास की बात कर रहे हैं। और ये विकास की बात बहुत पहले हमारे देश में कही जा चुकी है, मदन मोहन मालवीय जी भी करते थे इसकी बात। उसके पहले आने लोगों ने भी कहा कि कैसे जो है शिक्षा जो है मनुष्य को जो है स्वतंत्र करती है। हम प्राकृतिक मूल्यों की महत्ता से परिचित, हम सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों की महत्ता को भी समझते हैं। उच्च शिक्षा वर्तमान परिदृश्य एवं जीवन मूल्य में हमें प्राकृतिक मूल्य, विशिष्ट मूल्य, सामाजिक मूल्य एवं सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य की चर्चा करनी होगी और देखना होगा कि उच्च शिक्षा में इन मूल्यों को कितना बताया पढ़ाया जाता है। CN केस ने सामाजिक मूल्यों को पूर्व उल्लेखित आधार पर ही बांटा है। उन्होंने मूल्यों का यही विभाजन किया। हम लोग कुछ और मूल्यों को भी जानते हैं, जैसे नैतिक मूल्य, और इसकी बहुत चर्चा हो रही है आजकल, नैतिकता की बहुत चर्चा होती है, चरित्र की बहुत ज्यादा चर्चा होती है। तो नैतिक मूल्य भी होते हैं, तार्किक मूल्य भी होते हैं और सौंदर्य परक मूल्य भी होते हैं। भारत एक विविधता में एकता वाला समाज है। यह अलग बात है कि हम में से अधिकांश लोग भारत को समझते ही नहीं है। हम में से अधिकांश लोग भारत के विविध भागों में गए ही नहीं है। हम में से अधिकांश लोग भारत की विविध संस्कृतियों का सम्मान नहीं करते हैं। और आपने देखा होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक कंपोनेंट है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, यानी विद्यार्थियों को उन स्थानों पर ले जाया जाएगा जिनको पहले से चिन्हित किया गया, जिससे वहां की वो सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज, कर्मकांड और सब चीजों से जो है परिचित होंगे। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत को इसीलिए उसमें जोड़ा गया। सभी मूल्य सभी समाजों में समान नहीं होते, ये हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि मूल्यों में भी समयानुसार बदलाव आते रहते हैं। मूल्य सामाजिक संगठन एवं व्यवस्था का आधार होते हैं। ये लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होते हैं तथा जीवन के हर क्षेत्र में मानवीय क्रिया को सकारात्मक रूप से निर्देशित करते हैं। यदि कुछ समस्या है, गड़बड़ी है, तो नकारात्मक रूप से भी प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन सामान्य रूप से वो सकारात्मक रूप से ही उसको प्रभावित करते हैं। मैंने शुरू में मूल्यों को विविध श्रेणियों में रखा, जैसे प्राकृतिक मूल्य या पर्यावरण संबंधी मूल्य। तो पर्यावरण के संबंध से हम सभी परिचित हैं, जो पर्यावरण का महत्व है उससे हम सभी परिचित हैं। हम अपने जीवन मूल्यों में इसकी अनदेखी नहीं कर सकते। वेदों में लिखा है, प्रकृति हमसे लेने के साथ साथ देने की भी अपेक्षा करती है। उच्च शिक्षा में पर्यावरण के प्रति जागरूकता समान रूप से सभी विषयों में नहीं पैदा की जाती है, जबकि पर्यावरण सभी को समान रूप से प्रभावित करता है। वनस्पतियों, जीवों, जंतुओं, आग, पानी, वायु इत्यादि सभी के महत्व को सनातन काल से बताने वाले देश में उच्च शिक्षा में से संबंधित मूल्यों की अनदेखी की गई है। आज हम इसीलिए पर्यावरण संकट से जूझ रहे हैं, और नहीं तो जितनी भी पर्यावरण संबंधित समस्याएं हैं उनका समाधान हमारे प्राचीन ग्रंथों में पहले से ही दिया गया है। हमें कैसे जीव जंतुओं के साथ व्यवहार करना है, पशु पक्षियों के साथ व्यवहार करना है, नदी नालों तालाबों के साथ व्यवहार करना है, ये सब उसमें लिखाया गया। और आज हम उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमने उनको बर्बाद कर दिया। तो और भी अगर हम मूल्यों के संदर्भ में देखें तो ये तो पर्यावरण संबंधी मूल्य थे, लेकिन सामाजिक मूल्यों की अगर हम बात करें, पारिवारिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक एवं धार्मिक जीवन से संबंधित सामाजिक मूल्यों की क्या स्थिति है, आप उससे परिचित हैं। हमारी समस्त संस्थाएं बुरी तरह से प्रभावित। वरिष्ठ नागरिकों के प्रति जीवन मूल्य नकारात्मक परिणाम दे रहा है। आपने देखा होगा आज हमारे देश में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, लेकिन उनके साथ परिवार में दुर्व्यवहार होने लग गया है। तो ये जीवन मूल्यों का ही परिणाम। हमारे जीवन मूल्य परिवर्तित हो गए, जिस प्रकार के जीवन मूल्य होने चाहिए थे उस प्रकार के जीवन मूल्य नहीं बने। शिक्षा संस्थानों का भी दोष है, उपभोक्तावादी संस्कृति, उपभोक्तावाद का भी ये परिणाम है। लेकिन फिर भी हमको उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है और शिक्षा में इसको इस तरह से समाहित करने की आवश्यकता है कि आने वाले समय में इस प्रकार का कोई संकट पैदा न हो। नैतिक मूल्यों में भी यदि हम देखें तो भारी गिरावट आई, क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था में उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। अब मैं यहाँ पर
नैतिक मूल्यों की जब बात है, केवल छात्रों के ऊपर में ही गिरावट नहीं आई है, बल्कि शिक्षकों में भी गिरावट आई है। शिक्षक एक आदर्श होता है, शिक्षक जैसा व्यवहार करता है, जिस प्रकार के स्वरूप को प्रस्तुत करता है अपनी बच्चों के सामने, उसी प्रकार का प्रभाव बच्चों पे पड़ता है। और बहुत सारे शिक्षक कुछ ऐसी गतिविधियों में संलग्न है जिस पर हम लोगों को आपत्ति है, और समाज को भी आपत्ति है, और आपत्ति होनी भी चाहिए। आज पूरे विश्व में उच्च शिक्षा में नैतिकता, सदाचार तथा चरित्र निर्माण पर बल दिया जा रहा है। हमारे अनेक महापुरुषों ने, जैसे पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने, छात्रों के चरित्र तथा नैतिकता पर विशेष बल तत्कालीन समय में ही दिया था। उन्होंने हमारे विश्वविद्यालय में इस प्रकार का प्रावधान भी किया था। इसके साथ ही साथ उन्होंने बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में भी विशेष ध्यान दिया था, और कहा था जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो उनमें जो है अच्छा चरित्र का निर्माण होगा, ज्ञान प्राप्ति में वो सक्षम होंगे, और इस प्रकार से नैतिक रूप से समाज के कल्याण के लिए वो आगे बढ़ेंगे। तो शिक्षा, विशेषकर उच्च शिक्षा, अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह हमारे ज्ञान में अभिवृद्धि करती है। बहुत सारे उसके पक्ष हैं। ज्ञान शक्ति है। हम नॉलेज इकोनॉमी की ओर बात कर रहे हैं। हम लोग अक्सर फूको का उल्लेख कर देते हैं कि फूको ने कहा नॉलेज इज पावर, या किसी ने कहा नॉलेज के बारे में। वो सब हमारे लोगों से ही लेके बोल रहे हैं। सब कुछ हमारे देश ने पहले ही ये कह दिया था। हम नॉलेज इकोनॉमी की ओर बढ़ रहे हैं। हम यह भी जानते हैं कि एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। साथ ही एक्सेस टू एजुकेशन इज बेसिक राइट। और यह आप देख रहे होंगे कि जो बात है, यह अधिकार सभी को सरकार जो है इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उपलब्ध करा रही है। शिक्षा जो है अत्यंत शक्तिशाली हथियार होता है, जिसके द्वारा पूरे विश्व को बदला जा सकता है, बशर्ते कि शिक्षा गुणवत्तापूर्ण हो। मानवाधिकारों की प्राप्ति तथा उसकी रक्षा उसी शिक्षा के द्वारा हो सकती है जो गुणवत्तापूर्ण हो तथा सकारात्मक मूल्यों से परिपूर्ण हो। आज मानवाधिकारों के हनन की बहुत चर्चा हुआ करती है, तो इसको रोकेगा कौन? इसको रोकने वाली शिक्षा ही है। उस शिक्षा प्रत्यक्ष रूप से नहीं रोकती है, शिक्षा जिसको शिक्षित करती है वही इन मानवाधिकारों की रक्षा के लिए सामने आता है। तो जीवन मूल्यों के द्वारा हमारा जीवन के प्रति दृष्टिकोण भी प्रभावित होता है। अति प्रतियोगी उच्च शिक्षा जीवन में निराशा पैदा कर सकती है, और आपने देखा होगा ऐसा हमारी शिक्षा व्यवस्था में हो रहा है। यद्यपि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसके संदर्भ में भी चर्चा की गई है, लेकिन अभी आपने देखा होगा कि रोज समाचार आते हैं, बड़ा दुखद समाचार आते हैं कि कई छात्रों द्वारा आत्महत्या कर ली, और कोटा की ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को यदि आप देखें तो उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि शिक्षा के व्यावसायीकरण को रोका जाए, कोचिंग संस्थानों पर प्रतिबंध लगेगा, शिक्षा लाभ के लिए नहीं हो। लेकिन फिलहाल जो है शिक्षा वो एक विशेष प्रकार की शिक्षा है, जिससे जो है हमारी जीवन शैली में भी इस प्रकार के अवसर उत्पन्न हो जा रहे हैं कि हम ऐसे कुछ कर दे रहे हैं जैसा हमको करना नहीं चाहिए। नौकरी प्राप्त करने का लक्ष्य शिक्षा में नहीं होना चाहिए। बहुत पहले से ये बात कही गई थी कि नौकरी मांगने वाला मत बनो, बल्कि नौकरी देने वाला बनो, लेकिन ऐसी शिक्षा हमारे सामने नहीं आ पाई। उच्च शिक्षा का जो परिदृश्य है वो बदलने लगा है, बदल रहा है, और हमको विश्वास है कि जीवन मूल्य भी उसके आधार पर ही बदलेंगे। क्योंकि उच्च शिक्षा में जो लचीलापन आया है, अवसरों की जो उपलब्धता एवं समानता आई है, अंतर विषयी एवं बहुविषयी अध्ययन की जो सुविधा उत्पन्न हुई है, समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप जो शोध होंगे, विविध भाषाओं एवं वंचित वर्गों का जो समावेशीकरण करने के प्रयास किया गया है, उसके द्वारा जीवन मूल्यों में सकारात्मक बदलाव आने की संभावना है। भारतीय ज्ञान परंपरा के महत्व को उजागर करने वाली, राष्ट्र चेतना जगाने वाली, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को उपलब्ध कराने वाली वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति से बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, क्योंकि हम लोग सबके मंगल की कामना करते हैं। तो सबके मंगल की कामना करने वाले हम लोग हैं, इसलिए हमारी उच्च शिक्षा में वे सभी विषय समावित होने चाहिए जो संपूर्ण मानवता के लिए कल्याणकारी एवं शुभ हो। वेदों में भी आप देखेंगे एक ऋचा में लिखा हुआ है, ज्ञानाति इच्छाति अथ करोति, यानी ज्ञान की पूर्णता इच्छा से शुरू होती है। ज्ञान प्राप्ति के लिए इच्छा शक्ति जरूरी है, और आपने देखा होगा शिक्षा व्यवस्था में साफ साफ लिखा है कि हाउ टू थिंक के बजाय व्हाट टू थिंक जोड़ दिया जाता है। यानी रट्टू तोता बनाने वाली जो शिक्षा व्यवस्था थी उसको परिवर्तित किया जा रहा है, सृजनशीलता को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और जितनी हम सृजनशीलता को बढ़ाने की कोशिश करेंगे और जितना हम इस प्रकार से प्रयास करेंगे कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें हमारे सर्वांगीण विकास हो, तो निश्चित रूप से जो हमारे जीवन मूल्य होंगे वो जीवन मूल्य संकुचित नहीं हो, वो जीवन मूल्य इतने विस्तारित हो जाएंगे कि जिसकी हम लोग कल्पना करते हैं और ये कहते हैं कि राम राज आ जाएगा। तो राम राज्य आएगा कि नहीं आएगा उस पर तो चर्चा यहाँ पे नहीं की जा सकती है, लेकिन इतना निश्चित है कि हम अपने संवैधानिक प्रावधानों को बचा सकेंगे। उन जीवन मूल्यों के द्वारा हम ऐसी एक व्यवस्था को बना सकेंगे, इस व्यवस्था को हम सभी अनुभव करते हैं या जिसकी हम सभी कल्पना करते हैं।
तो मुझको लगता है कि इतना ही पर्याप्त है, क्योंकि महेश जी ने कह दिया कि बहुत देर मत बोलिएगा, 1:30 बजे जाना भी है उनको और 1 बज गया है। तो ये जो संपूर्ण जो चर्चा हमने की है, तो आप उसको इसके विविध पक्षों को यदि आप देखें, तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो जीवन मूल्य है, और मैं नहीं चाहता हूं कि जो वर्तमान परिदृश्य की जो बहुत सारी कमियां और खामियां हैं, सभी पक्षों की तरफ से खामियां हैं और उनकी चर्चा यहाँ पर हम लोग सब जानते ही हैं, उसकी करने की कोई आवश्यकता मुझको नहीं समझ में आती है। लेकिन इतना अवश्य है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नई आई है, उससे बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि जो कुछ भी नुकसान हमारे जीवन मूल्यों का हुआ है, या जो कुछ भी नुकसान संपूर्ण मानवता का हुआ है, हमको लगता है कि वो जो उसकी भरपाई जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा हो जाएगी, और हमको अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, उस पर न केवल गर्व होगा, बल्कि हम विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपने अवसर दिया और वरिष्ठ समाजशास्त्री गुप्ता जी के सामने बोलने का अवसर दिया, बड़ी हिम्मत करके मैंने बोला है, और मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से उपस्थित हुए और हम लोगों ने इस विषय पर कुछ चर्चाएं की। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर जोशी। बहुत अच्छा लगा मुझे जोशी जी के भाषण से। मैं अच्छा है कि हम दूर हैं, ये ऑनलाइन है, नहीं तो मैं बहुत सारी चीजों को छूना चाहता था, क्योंकि यहाँ पर अभिनय बैठे हुए हैं और महेश भाई की अपनी कुछ सीमाएं अच्छा, हैं। अभिनव जी बैठे हैं क्या? हाँ, इसलिए मैं ठीक है, अभिनय से रिक्वेस्ट करूंगा कि, और महेश भाई से भी, कि आने वाले समय में इंडियन सोशल साइंस एसोसिएशन के तत्वाधान में जरा एजुकेशन पॉलिसी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसका एक विश्लेषण प्रस्तुत किया जाए कि वो मतलब भारत के समावेशी विकास को किस शेप में लेके जाना चाहती है। बाकी बहुत अच्छी चीजें जोशी जी ने कही, और बहुत सारे मुद्दे ऐसे थे जिन पर कि स्वाभाविक है कि मेरी और उनकी अपनी असहमति हो सकती है, लेकिन वही असहमति उच्च शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता भी है। धन्यवाद आदरणीय सर, आपका सुझाव, आदरणीय गुप्ता जी का सुझाव बहुत ही बढ़िया है और निश्चित रूप से डॉक्टर महेश सर इस दिशा में आगे प्रयास करेंगे। डॉक्टर जोशी का वक्तव्य आपने सुना, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि सैद्धांतिक पक्ष के साथ साथ जीवन और समाज के जो व्यवहारिक पहलू हैं, उन पहलुओं की विवेचना डॉक्टर जोशी बड़ी गहराई के साथ करते हैं। आपने कहा कि हमारी प्राचीन शिक्षा व्यवस्था हमेशा से समृद्ध और गौरवशाली रही है। जब कुछ देशों में शिक्षा की व्यवस्था ठीक तरीके से नहीं थी, तब हजारों गुरुकुल हमारे यहाँ छात्रों के चरित्र निर्माण में क्रियाशील थे। आज शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है, आज शिक्षा पर बाजार हावी हो गया है, यह बात बिल्कुल सत्य है। कई बिंदुओं पे उन्होंने नैतिक मूल्यों, सामाजिक मूल्यों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न बिंदुओं, एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत, कई बिंदुओं पे डॉक्टर जोशी ने अपना उद्बोधन दिया, जो निश्चित रूप से हम सब के लिए अत्यंत उपयोगी रहा है। सृजनशीलता को बढ़ाया जाए, जीवन मूल्यों का दायरा वृहद किया जाए, तब जाकर के हम एक संतुलित और समग्र समाज की संकल्पना को साबित कर सकते हैं। आपने राम राज्य की बात की, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हुई नहीं व्यापा, सब नर कर ही परस्पर प्रीति, चल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सब लोग जहां हैं, जिस पथ पे हैं, अगर अपने कर्तव्यों का परिपालन करने लगे तो निश्चित रूप से हमारा जो मूल्यों का दायरा है वो वृहद होगा, और हम एक सही में जो हमारा भारत विश्व गुरु रहा है, हम उस दिशा में क्रियाशील। मैं अपने सभी प्रतिभागियों से निवेदन करता हूं कि आज के हमारे दो मुख्य वक्ता, हिंदुस्तान के जाने माने ख्यातिलब्ध समाजशास्त्री हमारे बीच उपलब्ध हैं। अगर किसी को कोई शंका हो तो सर से 5 मिनट के बीच वासुदेव जी अपना हाथ उठा रहे हैं, तो अगर कोई शंका है तो निश्चित रूप से आप उसका चर्चा करें और हम लोग उसका निदान निकालने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। वासुदेव जी। जी सर, नमस्कार। दोनों वक्ताओं को मेरा सादर नमन। सर, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है वासुदेव।
मुझे लगता है आज जैसे आदरणीय महेश शुक्ला सर ने दो ध्रुवों को यहाँ पर खड़ा कर दिया है। आदरणीय जोशी सर का व्याख्यान बिल्कुल हीगल की तरह होता है जो चेतना पे जोर देता है, और आदरणीय गुप्ता सर हमें बिल्कुल मार्क्स की तरह पकड़ के उल्टा लटका देते हैं, जिससे हमें चीजों का देखने का नजरिया ही बदल जाता है। अभी मैं जो मैंने आदरणीय गुप्ता जी को सुना, सर ने कहा कि सभ्यता का राष्ट्रीय चरित्र चित्रण, तो पैरेलल मेरे दिमाग में एक बात आई कि सभ्यता अधिक टिकाऊ है कि मूल्य अधिक टिकाऊ है। सभ्यता का राष्ट्रीय चरित्र होना चाहिए या संस्कृति का राष्ट्रीय चरित्र होना चाहिए? एक विद्वान हुए हैं आदरणीय हंटिंगटन, उन्होंने कहा कि सभ्यताओं का संघर्ष, लेकिन वास्तव में जो मैं समझ पाया आप दोनों विद्वानों के व्याख्यान से, तो मुझे लगता है कि वस्तुतः ये मूल्यों का संघर्ष है, और वो कहीं ना कहीं भौतिकवादी परिप्रेक्ष्य की तरफ ज्यादा जोर देते हैं। सर ने इतिहास पे बहुत जोर दिया कि जो विवेचना है वो इतिहास के संदर्भ में होना चाहिए, लेकिन जब इतिहास को हम देखते हैं तो एक तो जो राजे रजवाड़े हैं उनके जो रहने वाले सेवक हैं, चारण हैं, भाट हैं, वो इतिहास लिखते हैं। दूसरा, अंग्रेजी साहित्यकार इतिहास लिखते हैं, और वामपंथी और दक्षिणपंथी इतिहास लिखते हैं। तो हमारे पास चारों तरफ से प्रकाश डाला जाता है और हमारी आंखें बिल्कुल चौंधिया जाती हैं। तो हम ऐसे में सही रास्ते पे कैसे आए? क्योंकि जब तक हम सही रास्ते पे नहीं आएंगे तब तक हम सही मूल्यों का चुनाव नहीं कर पाएंगे, और जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो लक्ष्य है, एक जो भारत का जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, उसको हम अप्लाई कैसे करें? क्योंकि यदि सब कुछ भारत में इतना बेहतर था तो हम अपने सैटेलाइट तो भेज रहे हैं, लेकिन उसमें कितने सारे उपकरण हैं जो हमें बाहर से मंगाने पड़ रहे हैं। तो सब कुछ भारत में है, ये कंसेप्ट मुझे थोड़ा सा मतलब कुछ कुछ हद तक ठीक लगता है। लेकिन मैं आदरणीय गुप्ता जी से जवाब चाहूंगा कि सर, सभ्यता का राष्ट्रीय चरित्र हो या संस्कृति का राष्ट्रीय चरित्र, और जो इतिहास में जो विरोधाभास खड़ा कर दिया है हम लोगों के सामने, इससे कैसे सुलझाया जाए सर? सर माइक म्यूट है, माइक बंद है सर, माइक बंद है, म्यूट कर ले। अनम्यूट कीजिए सर। आपने हाँ, हो गया। आपने बड़ा बुनियादी सवाल उठाया है, क्योंकि मैंने सभ्यता और संस्कृति के मध्य का जो एक समाजशास्त्रीय अंतर है ना, उस अंतर को मैंने लिया ही नहीं, और इसलिए मैंने आपसे पहला सवाल किया था कि हमारी सभ्यता के इतिहास में ऐसा क्या है जो कि भारत को भारत बनाता है, जो आइडिया ऑफ इंडिया है। और अभी का अगर आपने जो हंटिंगटन की चर्चा की, और हंटिंगटन की चर्चा से पहले सभ्यता के कंसेप्ट को गांधी ने हिंद स्वराज के अंदर परिभाषित किया है, और अगर गांधी के हिंद स्वराज की परिभाषा को आप लेकर के आगे बढ़े तो उसमें सभ्यता और संस्कृति के बीच का जो एक छद्म अंतर है उसे खत्म करने की कोशिश की गई है कि भाई सभ्यता के माने वो नहीं है, मेटेरियलिस्टिक नहीं है सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन का मतलब है संपूर्ण समाज के बहुआयामी विकास की मूलभूत स्थापनाओं को लेकर संस्कृति उसका हिस्सा है, धर्म उसका हिस्सा है। इसलिए जब अब कभी हम किताब पढ़ें हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, तो उस हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन के अंदर कला से लेकर के मेटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट और नॉन मेटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट सबकी चर्चा की जाती है। मैंने उस संदर्भ में सभ्यता के सवाल को लिया था। दूसरा ये है कि मेरा एक मानना है, अब हो सकता है कि उस पर हमारी बड़ी असहमतियां हो सकती हैं, और इसलिए मैंने कहा कि इस चीज पर एक बहुत बड़ी बहस की जरूरत है। क्या उच्च शिक्षा को अतीतोन्मुखी बनाना चाहिए, या हमको जो अतीत है उस अतीत का एक आलोचनात्मक विश्लेषण करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए? हो क्या रहा है कि हम कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमको अतीत के उस स्वर्णिम अवसर में या स्वर्णिम काल में इतना अधिक धकेल दिया जाए कि हम उस अतीत में पाई जाने वाली विभिन्न विसंगतियों की तरफ अपना ध्यान ही ना ले जाएं, और ये देखने की कोशिश ही ना करें कि उन विसंगतियों ने भारतीय समाज के अंदर किस किस प्रकार के परिवर्तन को उत्पन्न किया, कैसे वर्ण जाति में बदल गए, कैसे हमारे बहुत से जो जातीय समूह हैं और महिलाओं को विकास के दायरे से बाहर कर दिया गया, किस तरह से पैट्रियार्की का सिस्टम रिलीजन, कास्ट, एथनिसिटी के सवालों को लेकर के शोषण का एक संस्थागत माध्यम बन गया। ये ऐसे सवाल भी हैं जिन सवालों के ऊपर हमको चर्चा तो करनी पड़ेगी, और
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर इन सवालों का संकेत भी नहीं है। मैंने भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पढ़ा है, संकेत नहीं, पर वो हमारे लिए ये मुद्दा नहीं है इस समय। इसलिए मैंने कहा कि अब नए अगर बैठे हों तो किसी दिन हम भारतीय शिक्षा नीति के उन सवालों की बात करेंगे। मेरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है, और जो हमारे सामने होना चाहिए, कौन से जीवन मूल्य, क्या जीवन मूल्य वो सब हों जो यूनिफॉर्म हो? यूनिफॉर्म तो हो नहीं सकते। आपने महिलाओं के लिए कौन से जीवन मूल्यों को निर्धारित किया? और आज भी हमारे परिवार के अंदर जिन मूल प्रणालियों की आप बात करते हैं, क्या आपने महिलाओं को वह स्वतंत्रता प्रदान कर दी जिसके आधार पर हम डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ फैमिली और डेमोक्रेटिक फैमिली की चर्चा कर सके? विद्यालयों के अंदर और महाविद्यालयों के अंदर, विश्वविद्यालयों के अंदर क्या हो रहा है, किस प्रकार के उत्पीड़न है? अभी सवाल कर रहे थे और जोशी जी ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया, कोटा के अंदर होने वाली आत्महत्याएं, क्या वो आत्महत्याएं सिस्टमिक मर्डर नहीं है? हमने कैसे कर दिया कि जो नीट का एग्जाम है या जी का एग्जाम है, उन एग्जामिनेशन के सिलेबस को 12th के दायरे से बाहर करके हम नहीं तो कोचिंग सेंटर्स को इनवाइट कर लिया। जो बच्चा 12th की परीक्षा पास करके नीट और जी पास कर सकता है, वह इसके बियॉन्ड के सिलेबस को पढ़ने के लिए कोचिंग सेंटर्स की सहायता लेने के लिए बाध्य हो गया। कोटा के अंदर की आत्महत्याएं, उनके महत्व को देखिए, और नीट को लेकर के तमिलनाडु में होने वाली आत्महत्याएं, इन सब पर देखिए, जब उच्च शिक्षा के विभिन्न आयामों को लेकर के चर्चा करेंगे ना, तो विसंगतियां हैं। कोई भी उच्च शिक्षा या शिक्षा का कोई भी तंत्र पूरी तरह से समावेशी नहीं हो सकता, क्योंकि शिक्षा की प्रणाली को और शिक्षा नीति को, माफ कीजिएगा, शिक्षाविद नहीं बना रहे हैं। शिक्षाविद जो बना रहे हैं वो राज सत्ता के इशारे पर बना रहे हैं। कोई भी शिक्षा नीति रही हो, पहली शिक्षा नीति थी, राधाकृष्णन ने बहुत सारे मुद्दों की तरफ संकेत किया था, लेकिन उसके बाद जितनी भी शिक्षा प्रणाली आई, उन शिक्षा प्रणालियों में राज सत्ता ने अपने इनपुट डालने की कोशिश की और धीरे धीरे शिक्षकों की स्वायत्तता और विद्यार्थियों की स्वतंत्रता खत्म होती चली गई। बहरहाल वासुदेव, ये सवाल बहुत लंबा है और इस सवाल पर एक नए सिरे से बहस किए जाने की जरूरत है। बाकी के उत्तर के लिए मैं जोशी जी को प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ। नहीं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में देखिए, एक बात तो ये सही है, सबसे बड़ा जो एक प्रश्न सामने आता है ना शिक्षा के बारे में, कि शिक्षा जो है राज्य का विषय होता है। तो शिक्षा जब राज्य का विषय होगी तो वो पहली सीढ़ी वहां पे आ जाती है, जिसमें विसंगतियां आपको मिलेगी, अंतर आपको मिलेगा, और आप सभी राज्यों में देख सकते हैं कि अलग अलग प्रकार की शिक्षा व्यवस्था देखने को मिलती है। हम पूरी तरह से समता मूलक समाज, भले ही हम बोलते हैं कि हम समावेशी समाज बना देंगे, समता मूलक बना देंगे, लेकिन अगर कोई ये कहे कि 100% हो गया है, तो 100% तो विश्व के किसी भी देश में नहीं हुआ है। आप केवल भारत के बारे में ही चर्चा न करें, लेकिन अगर हम ये देखें, ज्ञान परंपरा के बारे में ही देखें, या जो अन्य व्यवस्थाएं हैं, जाति और वर्ण की जो बात उठती है, और बहुत सारे लोग इस बात को उठाते हैं कि हमारे देश में अस्पृश्यता थी, बहुत सारे लोगों को दूर कर दिया गया था, वंचित कर दिया गया था। जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी नाड़ी कौन काटता है? शादी में आपने देखा होगा कि नाऊ का क्या महत्व होता है, पत्ता दोना, ये सब कौन लेके आता है? ब्राह्मणवादी व्यवस्था की आलोचना करने वाले ये भी नहीं देखने की कोशिश करते कि जब वो मंदिर में जाते हैं तो पंडित या पुजारी को कितना पैसा देते हैं, उससे अधिक पैसा तो प्रसाद वाले को दे देते हैं, जो हो सकता है कि हलवाई जात का हो या यादव हो, फूल पत्ते वाले को दे देते हैं, चप्पल जो संभालता है उसको दे देते हैं। तो इस व्यवस्था से आप यदि देखें तो सभी जातियों के लोगों का ही कल्याण होता है, भलाई होती है, अर्थोपार्जन हुआ करता है। ऐसे ही जीवन के बहुत सारे पक्ष थे। भारतीय ज्ञान परंपरा में ज्ञान का सबसे अधिक महत्व था। जिसके पास भी ज्ञान था उसको सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया है, और आप तमाम जो महान पुरुष हुए हैं उनकी जाति को देख लें और उसके आधार पर निर्णय कोई लें। दूसरा, समय जब बीत गया तो पिछली जो बातें हैं, पुरानी जो बातें हैं, वो क्या था क्या नहीं था, अब उस पर ज्यादा चर्चा करने में कोई बहुत समझदारी और कोई बहुत बुद्धिमानी नहीं है। आने वाले समय में जो हमारे सामने चुनौतियां हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है, मशीन डाटा की है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की है। आप ये समझ नहीं रहे हैं कि अभी आने वाले समय में अभी स्किल पे बहुत जोर दिया गया, क्योंकि ये हम लोग का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, स्किल पे बहुत जोर दिया गया।
पश्चिम के लोग जो हैं लिबरल आर्ट्स की बात कर रहे हैं। लिबरल आर्ट्स में उन्हीं स्किलों की बात की गई है जो हमारे यहाँ 64 कला की बात कही गई। हमारे यहाँ केवल 64 ही नहीं है, 212 से 18 राजमंगल में 812 कलाओं का उल्लेख है। इतनी कलाएं थी। और यदि और प्रमाण चाहिए तो एक साफ प्रमाण हम दिखा देते हैं सुश्रुत और चरक वाला, जिसमें सुश्रुत ने गर्भ में 9 महीने में बच्चा कैसे विकसित होता है उस जमाने में उसका डायग्राम बना दिया है, जब अल्ट्रासोनोग्राफी की मशीन या कुछ भी नहीं था। तो उसने उसको बना दिया और वो आज भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। मजे की बात तो यह है, उस जमाने का जो डायग्राम है वो आज भी उपलब्ध है। सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है विचार। अगर विचार ही नहीं आएगा तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उन विचारों को पैदा करने वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, व्हाट टू थिंक, हाउ टू थिंक। और आपने देखा होगा ये सृजनशीलता को बढ़ाने के लिए विश्व के जितने भी देशों में बच्चों पे काम हुआ या शिक्षा व्यवस्था पे काम हुआ, उस पर सब पे ध्यान दिया गया है। इसीलिए आप देखेंगे स्ट्रक्चरल चेंज आता है। 5+3+3+4 की जो व्यवस्था आ रही है वो सोच समझ के आ रही है कि किस उम्र में बच्चे के मस्तिष्क का विकास होता है, कैसे मातृभाषा जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। और इतना ही नहीं, भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं, उन सारी भाषाओं का सम्मान करना है, उनका सामंजस्य करना है, एकीकरण करना है। इसलिए कई भाषाओं को पढ़ाने की बात भी कही गई है। कंप्यूटर आने वाले समय में बहुत जरूरी हो जाएगा। मैंने आपसे कहा ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 4-5 साल के अंदर हम लोग की स्थिति खराब कर देगा यदि हम उसके अनुरूप तैयार नहीं हो। तो कंप्यूटर का ज्ञान 6 साल का बच्चा उसी समय शुरू कर देगा। 3 साल का बच्चा जोड़ना, घटाना, गुणा करना सब सीख जाएगा, रटा हुआ नहीं। कई बार क्या होता है कि फंडा क्लियर नहीं है कि माइनस क्या होता है, प्लस क्या होता है और मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। वो अंदाजा से रटा हुआ है, फटफट बोलता है, लेकिन उसको कैसे दिखाया जाएगा। तो आप देखते होंगे वर्चुअल लैब्स बनाने की बात की जा रही है। तमाम इस प्रकार के सॉफ्टवेयर्स डेवलप किए जा रहे हैं जिसके कारण जो है शिक्षा को अच्छी तरह से ग्रहण किया जाए। जितनी भी अच्छी बातें हो सकती हैं समाज के लिए, उन सारी बातों को उसमें समावेशित करने की कोशिश की जा रही है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि तब भी भेदभाव बना रहेगा, क्योंकि सरकार कह रही है कि हम इंक्लूसिव एजुकेशन कर रहे हैं। इंक्लूसिव हम लोग भी जानते हैं कि जब आप विदेशी विश्वविद्यालयों को बुलाएंगे तो अभी तक तो हम लोग ये कहते थे कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का है, ये स्टेट का है, ये कॉलेज का पढ़ा है, इस आधार पर विभेद कर देते थे, इस आधार पर उच्चता निम्नता निर्धारित कर देते थे। अब कोई पश्चिम विदेशी विश्वविद्यालय अगर आ जाएंगे तो भाई वो फिर हमसे भी श्रेष्ठ हो जाए। तो वो सब तो चलता रहेगा, लेकिन फिर भी समाज में जो कुछ भी कमियां रही, इन 70 वर्षों 75 वर्षों में जो कुछ भी खामियां रही, जितना हमको चाहिए था विकास, जितना अपेक्षित था उतना नहीं हो पाया। आने वाले समय में सोसाइटल नीड्स के अनुसार शोध कार्य होंगे। शोध की गुणवत्ता आप जानते हैं कितनी खराब हो गई है, उसको बढ़ाने के लिए रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज बनाई जा रही है। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी बनाई जा रही हैं जो रिसर्च और टीचिंग दोनों की होंगी, और कुछ केवल ऑटोनोमस कॉलेजेस हुआ करेंगे और डिग्री दिया करेंगे। और जो लचीलापन मैंने उल्लेख किया था, मैंने वो मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट के संदर्भ में बात कही थी, उसका भी एक फर्क पड़ता है। वो भी मनुष्य के जीवन को एक दिशा प्रदान करता है या उसमें स्थायित्व प्रदान करता है। कई बार हम ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि पढ़ नहीं पाता है लड़का, 1 साल पढ़ा, मालूम चला कि पूरा वो साल बेचारे का बर्बाद हो गया क्योंकि दूसरे साल वो पढ़ नहीं पाया। तो वो सब जो क्रेडिट जो जमा होंगे और उसके आधार पर अगर वो सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या डिग्री प्राप्त करेगा, वो सब जो जोड़ा जा रहा है उसका मतलब यही है। जब हम संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था के कंटेंट को देखते हैं तो वहीं पर मूल्य सामने आते हैं कि क्या वांछनीय है। तो वांछनीय वही है जो वास्तव में उपयोगी है, जो वास्तव में सतत और संपोष्य विकास की ओर आगे ले जाने वाला है। तो जीवन मूल्य जो है वो पढ़ाए नहीं जाएंगे, लेकिन अगर हम महत्व बता रहे हैं, परिवार का महत्व बताते हैं, पिता का महत्व बताते हैं, माता का महत्व बताते हैं, लड़कियों का महत्व बताते हैं, दिव्यांगों का महत्व बतलाते हैं और उस तरह से अपनी बातों को कहते हैं, तो हमने जो कई चीजों को मैंने एक साथ कह दिया था कि मानवाधिकारों की रक्षा होती है। कई चीजों को मैंने अलग से भी बता दिया था कि उसके कारण किस प्रकार से समाज के जो मूल्य हैं, जो संवैधानिक जो मूल्य हैं, जो प्रावधान हैं, उनके प्रति हम आगे बढ़ेंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, कमियां बहुत हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि जीवन मूल्य में भी सकारात्मक दृष्टिकोण अगर रहे हमारा, तो निश्चित रूप से हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं। नहीं तो अगर आलोचना या उसके नकारात्मक पक्ष कोई केवल देखा जाए तो हम जैसा सोचते हैं कि आगे बढ़ें उतना आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उसी स्थान पर रह करके ही हम समीक्षा करते रह जाते हैं। सबके अपने अपने दृष्टिकोण हैं। राजीव जी ने बहुत अच्छा व्याख्यान दिया क्योंकि वो बहुत ही गंभीर सैद्धांतिक बातों को ही उठाते हैं।
और हम लोग सामान्य रूप से व्यवहार पक्ष पे ज्यादा जोर देते हैं। हम उन सिद्धांतों में ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहते, क्योंकि बहुत से लोग सिद्धांत और परिभाषाओं में ही उलझे रहते हैं। अगर आप परिभाषा में उलझेंगे तो फिर 50 प्रश्न खड़ा हो जाएगा। मूल्य क्या होता है कोई पूछेगा, तो दूसरा पूछेगा आदर्श क्या होता है, तीसरा पूछेगा कि परंपरा क्या होती है। जैसे इन्होंने सभ्यता और संस्कृति का सवाल उठा दिया और हंटिंगटन को ले आए। हम तो पुराना हंटिंगटन पढ़ते थे, जो ज्योग्राफिकल स्कूल का था, जो कहता था कि सामाजिक समानता और सामाजिक भिन्नता का कारण जो है पर्यावरण की भिन्नता है। तो इसी तरह से भारतीय समाज में भी इतनी सारी इश्यूज हैं, इतने सारी चीजें हैं कि उसके कारण कुछ भिन्नताएं हैं, उनमें समानता लाने को देखा जा रहा है। और आप देखते होंगे उसको अगर आप गंभीरता से पढ़ेंगे और वास्तव में यदि उस पर अमल हो गया तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ प्रगति होगी। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। बिल्कुल अर्जुन भाई, आपने बहुत सही बात कही है, लेकिन हम जब आगे कभी बहस करेंगे तो ये भी पूछेंगे कि सेग्रीगेशन और ब्रोकन स्ट्रक्चर्स, क्या ये भी शिक्षा के अंदर मूल्यों की स्थापना कर पाने में सक्षम है? अरे सोशियोलॉजी वाले यही सब करते करते अपने विषय को ले बीते हैं। धन्यवाद आदरणीय गुप्ता सर, डॉक्टर जोशी सर। बहुत ही सारगर्भित आप लोगों का उद्बोधन रहा है। प्रश्नों और शंकाओं का आपने समाधान किया है। अब मैं शोध पत्र प्रस्तुतिकरण के लिए हमारे जो स्कॉलर हैं और प्रतिभागी हैं उनको मैं आमंत्रित करता हूं। इस क्रम में डॉक्टर सुरेंद्र यादव, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा। निवेदन ये है कि 5 मिनट में अपनी बात को आप समाप्त करें। डॉक्टर सुरेंद्र यादव, TRS कॉलेज रीवा। कहाँ गया? हमारे यहाँ का है ये तो। जी, आपका विद्यार्थी है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। अरे बाल वाल सब छिला लिया है, डिजाइन बदल दिया आपने, ये क्यों? अपना माइक खोलो सुरेंद्र, माइक खोलो, अनम्यूट। अनम्यूट करो माइक। मैं इन सबको सुन रहा हूँ, लेकिन मैं दिखूंगा नहीं क्योंकि मैं खाना खा रहा हूँ। जी सर, जी सर, कोई बात नहीं सर, हो गया। अब हम लोग को ज्यादा दिखना भी नहीं चाहिए इन लोगों को। नहीं, दिखने चाहिए हम, ताकि हम लोग भी तो इनसे कुछ सीख सके ना। जी सर, सही बात है। आप खाना खाइए सर, खाना खाइए। सुरेंद्र भी बगली में बैठा है क्या? महेश जी के लग रहा था। एक दिवसीय राष्ट्रीय योजना उच्च शिक्षा में वर्तमान पंडित जीवन अरे माइक वाइक तो बंद है, जहां वो बैठा है महेश जी, वहां भी महेश शुक्ला लिख के आ रहा है। कहाँ चल रहा है? बंद है माइक। अनम्यूट करो। हाँ, हो गया, हो गया, अब हो गया। जी सर, हो गया, हो गया, बोलो। एक दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार उच्च शिक्षा में वर्तमान परिदृश्य जीवन मूल्य पे मुख्य वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर राजीव गुप्ता, अध्यक्ष भारतीय समाज विज्ञान परिषद आगरा। मुख्य वक्ता प्रोफेसर अरविंद कुमार जोशी सर, पूर्व संकाय प्रमुख सामाजिक विज्ञान काशी हिंदू विश्वविद्यालय। इस कार्यक्रम के संयोजक विभागाध्यक्ष प्रोफेसर महेश शुक्ला सर, कार्यक्रम के सचिव डॉक्टर अखिलेश शुक्ला सर एवं सभी विभागीय सदस्य को मेरा प्रणाम। मेरा टॉपिक है उच्च शिक्षा में वर्तमान परिदृश्य, बदलते जीवन मूल्य और चुनौतियां। मैं एक नीति शास्त्र की युक्ति से अपना उद्बोधन शुरू करता हूं। ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना, अर्थात ज्ञान से हीन मनुष्य पशु के तुल्य है। ऋषियों की दृष्टि में विद्या वही है जो हमें अज्ञान के बंधन से मुक्त कर दे। सा विद्या सा विमुक्ते। किसी भी राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है।
उच्च शिक्षा आर्थिक एवं सामाजिक विकास की धुरी है। वैश्वीकरण एवं निजीकरण के वर्तमान परिदृश्य में उच्च शिक्षा में रोजगार मूलक पाठ्यक्रमों के साथ साथ जीवन मूल्यों से संबंधित विषयों का समावेश किया जाना अत्यंत आवश्यक है। उच्च शिक्षा को आर्थिक उत्पादकता के साथ साथ जीवन मूल्यों से जोड़कर देखा जाना चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य में नैतिक मूल्यों का संरक्षण करना महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। भारत के जीवन मूल्य जैसे ईमानदारी, राष्ट्रभक्ति, माता पिता व शिक्षकों का आदर आदि को पाठ्यक्रमों से जोड़कर राष्ट्र के विकास में उच्च शिक्षा अपना अमूल्य योगदान सुनिश्चित कर सकती है। जीवन मूल्य एवं नैतिक मूल्य से ओतप्रोत उच्च शिक्षित युवा अपने परिवार, समाज एवं राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भारत का उच्च शिक्षा तंत्र विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उच्च शिक्षा तंत्र है। सभी को शिक्षा के समान अवसर सुलभ कराने की नीति के अंतर्गत संपूर्ण देश में महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। विगत 75 वर्षों में आजादी में महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों की संख्या में 40 गुना, महाविद्यालयों में 80 गुना विद्यार्थियों की संख्या, 90 गुना विद्यार्थियों की संख्या, शिक्षकों की संख्या में 35 गुना वृद्धि हुई है। 31 मार्च 2023 के आंकड़े के अनुसार आज भारत में कुल विश्वविद्यालयों की संख्या 1078 है, जिसमें 464 राज्य विश्वविद्यालय, 432 निजी विश्वविद्यालय, 128 डीम्ड यूनिवर्सिटी और 54 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। ये सब के बावजूद भी आज भारत की कोई शिक्षण संस्थान दुनिया के शीर्ष 200 उच्च शिक्षण संस्थानों की सूची में नहीं है। तो वर्ष 2035 तक सरकार का मानना है कि हम शिक्षा का प्रतिशत बढ़ाकर 50% तक ले जाना चाहती है। हालांकि तभी भी यह काम होगा जब भारत की स्थिति कई यूरोपीय देशों से बेहतर है। आज AISHE की रिपोर्ट के अनुसार ऑल इंडिया सर्वे हायर एजुकेशन, हमारा जो प्रतिशत है हायर एजुकेशन शिक्षा का 27.9% और वर्ष 2035 तक भारत सरकार का दावा है कि हम इसको 50% तक बढ़ाकर ले जाएंगे। डिजिटल होने और दुनिया के आर्थिक महाशक्ति बनने का सपना संजो रहे भारत में उच्च तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा का ढांचा चरमराता दिख रहा है। देश और समाज चाहता है कि उच्च शिक्षा नीतियों में जरूरी बदलाव कर इन्हें अमली जामा पहनाया जाए ताकि देश में शैक्षणिक विकास का इतिहास गौरवशाली बना रहे। वर्तमान उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण के दौर में जहां एक ओर गला काट प्रतिस्पर्धा है, वहीं दूसरी ओर जीवन एवं नैतिक मूल्यों की रक्षा करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों को वर्तमान व्यवसायिक संस्थाओं के लिए उपयुक्त बनाने के साथ साथ उनके आत्मिक विकास के लिए नैतिक मूल्यों का समावेश अत्यंत आवश्यक है। भारत में नैतिक मूल्यों एवं सामाजिक मूल्यों का गौरवशाली इतिहास रहा है। शिक्षार्थी के जीवन में नैतिक मूल्य परक उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि नैतिक मूल्यों वाली उच्च शिक्षा लोगों को एक अवसर प्रदान करती है जिससे वे मानवता के सामने आज सोचनीय रूप से उपस्थित सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, नैतिक, आध्यात्मिक मसलों पर सोच विचार कर सके। चारित्रिक एवं नैतिक शिक्षा पर बल देते हुए स्वामी विवेकानंद ने कहा था, शिक्षा मनुष्य के भीतर निहित पूर्णता का विकास है। वह शिक्षा जो जन समुदाय के जीवन संग्राम के उपयुक्त नहीं बना सकती, जो उनकी चारित्रिक शक्ति का विकास नहीं कर सकती, जो उनके मन में परहित भावना और सिंह के समान साहस पैदा नहीं कर सकती, क्या उसे भी हम शिक्षा नाम दे सकते हैं? शिक्षा का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए महात्मा ने कहा, सभी शिक्षाओं का अभ्यासों का अंतिम ध्येय मनुष्य का विकास करना है, जिस अभ्यास के द्वारा मनुष्य की इच्छा शक्ति का प्रवाह और आविष्कार संयमित होकर फलदायी बन सके। हमारे यहाँ गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत धर्म ग्रंथों, नैतिक मूल्यों पर परिचर्चा आयोजित की जाती थी, जो विद्यार्थियों के नैतिक स्तर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। वर्तमान परिदृश्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों तथा अन्य उच्च शिक्षा संस्थाओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसमें विदेशी विद्यार्थियों की संख्या में बहुत अधिक मात्रा में वृद्धि हुई। उच्च रोजगार दिलाने के महत्वपूर्ण उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जीवन मूल्यों का संरक्षण करना एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उच्च शिक्षा क्षेत्र की है। जीवन मूल्यों को युवाओं में सुदृढ़ता से स्थापित करने हेतु निम्नलिखित कुछ प्रासंगिक हैं। जो पहला है, भारत की गौरवशाली परंपराओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए।
दूसरा, उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों में नैतिक मूल्यों को अन्य विषयों के समकक्ष समानता प्रदान करना। तीसरा, धार्मिक एवं आध्यात्मिक परिचर्चा के अध्ययन में शामिल करना। लास्ट, विभिन्न शासकीय एवं निजी विभागों में पदोन्नत के नियमों एवं नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों के महत्व को समाविष्ट किया जाना चाहिए। देश के विकास में उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के माध्यम से सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक परिवर्तन संभव है। आज के बदलते परिवेश में वैश्विक अर्थव्यवस्था का ज्ञान प्रदान करने वाली इकाई के रूप में शिक्षा किसी देश के विकास की मुख्य धारा से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण कड़ी है। सही शिक्षा जीवन के प्रत्येक पहलू पर पहुंच रखती है। अच्छी शिक्षा वह होगी जो हमारे भूतकाल से उत्तम बातों को ग्रहण कर सके, वर्तमान का श्रेष्ठ उपयोग कर सके, साथ ही भविष्य की दिशा भी निर्धारित कर सके। प्रसिद्ध दार्शनिक राजनीतिक विचारक अरस्तु के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति की आत्मा की निश्चित तथा आंतरिक दशाओं को अभिव्यक्त करना है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः उसके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह समाज में रहते हुए स्वयं को सामाजिक संहिता से समायोजित करने का प्रयास करे। ऐसे व्यक्ति जो स्वयं को समायोजित नहीं कर पाते, वे समाज तथा समाज के सदस्यों के लिए समस्या पैदा करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। सभी को धन्यवाद जो मुझे आज पेपर अवसर प्रेजेंट करने का अवसर प्रदान किया। प्रोफेसर जोशी सर, प्रणाम। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। धन्यवाद सुरेंद्र जी, आपने संक्षेप में अपनी बात को प्रस्तुत किया। और एक बात तो बिल्कुल सत्य है कि नई शिक्षा नीति के आने के पूर्व मेरा यह व्यक्तिगत मानना है कि शिक्षा जगत में निरंतरता का एक अभाव परिलक्षित होने लगा था। और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों एवं समाज के सदस्यों के बीच एक निरंतरता और क्रियाशीलता की एक अंतःक्रिया प्रारंभ की है। सोचने, विचारने का एक दौर, सकारात्मक दौर प्रारंभ हुआ है। निश्चित रूप से इसके परिणाम अच्छे आएंगे। मैं सभी प्रतिभागियों में से निवेदन करना चाहूंगा कि जिन्हें अपना शोध पत्र प्रस्तुत करना है वो अपना शोध पत्र प्रस्तुत करें। समय सीमा 5 मिनट है। डॉक्टर परवेज जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? डॉक्टर निशा सिंह, जिन्हें शोध पत्र या अपना शोध आलेख प्रस्तुत करना हो, कृपया अपना माइक अनम्यूट कर अपनी बात को कहें। आदरणीय जोशी सर का समय बड़ा अमूल्य है, वो लगातार अनवरत हमसे मूल्य 11:45 से जुड़े हुए हैं। खाना नहीं खा पा रहे हैं बेचारे। जी हाँ, आप लोग तो अपनी व्यवस्था कर लिए हैं, मैंने देखा कि आपकी व्यवस्था आ गई। जीवन मूल्य व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर उसके उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। जोशी जी ने कहा था कि मूल्य व्यापक होने चाहिए, जो सर्वव्यापी है, लोगों को मान्य है, उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, लक्ष्य की पूर्ति करते हैं। ऐसे सामाजिक जीवन और नैतिकता से भरे हुए मानव जीवन में हमें इन मूल्यों को अपनाना चाहिए। आधुनिक युग में, वर्तमान समय में निश्चित रूप से हमारे जो व्यक्तिगत मूल्य हैं, सामाजिक मूल्य हैं, हमारे जो आदर्श हैं वो बदल रहे हैं, परिवर्तित हो रहे हैं, बाजार हावी हो रहा है। आज हमारी संस्थाओं का, हमारे सामाजिक संबंधों का, हमारी जो स्वरूप हैं उनकी अंतःक्रियाओं का निश्चित रूप से उसमें बदलाहट हमें देखने को मिल रही। आज पारिवारिक व व्यक्तिगत आवश्यकताओं के बढ़ने के फलस्वरूप अर्थोपार्जन के लिए स्त्री और पुरुष, पति और पत्नी दोनों काम करने लगे हैं। अच्छी बात है, विकास है, व्यक्तिगत आय में वृद्धि हो रही है। लेकिन जो बच्चे हैं, उन बच्चों का जीवन भी कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हो रहा है। मानसिक असंतोष बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है, और हमारे जो परिवार हैं वो कहीं ना कहीं टूट रहे हैं। आज हमारा जीवन इतना व्यस्त हो गया है कि हम अपने पारिवारिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन और संबंधों में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कमी आने लगी। ये जितने इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हैं, आज हम इनको नहीं चला रहे हैं, ये हमको चला रहे हैं।
हमारी जीवन शैली को नियंत्रित कर रहे हैं, हमें कैसे जीना चाहिए ये हमें बता रहे हैं, और हम इनके आदी हो गए हैं। निश्चित रूप से ये जो मूल्य है वो हमारे संबंधों पे कहीं ना कहीं प्रभाव डाल रहा है। माँ, पिता, बच्चे, इनके जो संबंध है वो संबंध भी उन मूल्यों में भी हमें कहीं ना कहीं वैभिन्न के दर्शन होते हैं। इसलिए अनेक प्रकार के मतभेद, अवांछनीय तनाव परिवार में उत्पन्न हो रहे हैं, और विघटन की एक जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं हमें दिखाई देती है। पाश्चात्य संपर्क, पाश्चात्य संस्कृति, निश्चित रूप से आज का जो भौतिकवादी समाज है उसमें धन का महत्व बढ़ गया है। आज हम सब कुछ धन को मानने लगे। धन, पहले ये कहा जाता था कि धन गया कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया कुछ गया, और चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। आज मूल्य बदल गए हैं। स्वास्थ्य गया कुछ गया, परहेज कर लेंगे, दवाई कर लेंगे, ठीक हो जाएंगे। चरित्र गया, वो भी पैसा रुपया आएगा और सब चीजें होंगी तो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर धन चला गया तो सब कुछ चला गया। और देखिए, जहां शेयर मार्केट गिरता है वहां आत्महत्याओं का जो दर है, प्रतिशत है, वो बढ़ जाता है। तो आज हमने धन को ही सब कुछ मान लिया है। तो ये जो मूल धन, ऐसा नहीं है, मैं इस बात का भी पक्षधर हूं कि धन का महत्व है। ऐसा जीवन का कोई भी काम, कोई भी क्रिया नहीं है जो धन के बिना पूरी ना होती हो। सत्यनारायण की कथा भी सुननी है तो हमें पैसा चाहिए, धन चाहिए, लेकिन यह भी सत्य है कि धन सब कुछ नहीं है। तो ये जो मूल्य विकसित हो रहा है ये निश्चित रूप से हमारे व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन को प्रभावित कर रहा है। आज जो हमारी संस्था है, परिवार है, वो प्रभावित हो रहा है। प्राथमिक पाठशाला परिवार को कहते हैं। सामाजिकरण की प्रक्रिया हम परिवार से ही प्रारंभ करते हैं। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये हम परिवार से ही सीखते हैं। और हर व्यक्ति का अपना एक रोल मॉडल हुआ करता था, अब हमारे रोल मॉडल्स भी बदल रहे हैं, और उन रोल मॉडल्स के अनुसार हम अपने व्यवहारों, अपने मूल्यों को भी परिवर्तित कर रहे हैं, जिससे निश्चित रूप से व्यक्तिवादी जो भावना है वो हमारे समाज पे आती जा रही है। विवाह नामक संस्था के मूल्यों में भी परिवर्तन आया है। आज जहां हम यह मानते थे कि विवाह 7 जन्मों का बंधन है, और जहां 4 बर्तन रहेंगे वहां आपस में कुछ ना कुछ टकराहट जरूर होगी, लेकिन समझौता और एक दूसरे को समझने के कारण पूरा जीवन हम विवाह नामक संस्था पे रहते थे, और अपने दायित्वों का पूरा पालन कर बच्चों का लालन पालन, पोषण और उनके व्यक्तित्व विकास का कार्य करते थे। आज हम उसे एक समझौता मानने लगे हैं। जब तक बात बनती है तो ठीक है, नहीं एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जोशी जी का एक लेक्चर हुआ था, हम लोगों ने TRS कॉलेज पे कराया था, और उन्होंने किस तरीके से विवाह बदल रहा है, किस तरीके से संबंधों में परिवर्तन आ रहा है, किस तरीके से मूल्य परिवर्तित हो रहे हैं, किस तरीके से हम शादी और विवाह के बिना लड़के और लड़की एक साथ रहने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो ये जो मूल्य हैं ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारी भारतीय जो सामाजिक संरचना है उस सामाजिक संरचना को प्रभावित कर रहे हैं। अंतर्जातीय विवाह और अन्य अनेक जो ऐसी चीजें हैं वो निश्चित रूप से हमें हमारे मानसिक स्तर को प्रभावित कर रहे हैं। आज पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच भी अंतर संघर्ष है, इसको हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। पुरानी पीढ़ी के जो मूल्य हैं, नई पीढ़ी उसको ठीक उस तरीके से अपने ऊपर लागू करने के लिए समझती है कि उसके ऊपर बाध्यता की जा रही है। पुरानी पीढ़ी नए मूल्यों को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। तो एक सामंजस्य की जो कमी दिखाई देती है, तो एक रास्ता हमें कहीं ना कहीं ढूंढना पड़ेगा। आज हम सब में इच्छाओं की क्रांति हो गई, आकांक्षाओं की क्रांति हो गई है। आज हमारे पास ये है, कल वो हो और उसके आगे हो, और इसके कारण हमारे जो मूल्य हैं वो मूल्य प्रभावित होते जा रहे हैं, और हम संसाधनों के पीछे दौड़े जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। धर्म को सामाजिक मूल्यों से जोड़ा गया। धर्म में कुछ बातें अनिवार्य की गई, इसलिए अनिवार्य की गई कि लोग इसका पालन करेंगे, और हमारे जो मूल्य हैं वो मूल्य निश्चित रूप से संरक्षित होंगे, संवर्धित होंगे और आगे बढ़ेंगे। तलाक आजकल सामान्य बात हो गई है। पहले तलाक हो जाए तो 4 गांव में, पूरे आसपास के इलाके में पूरा हल्ला हो जाता था कि फलाने का तलाक हो गया है। आज बड़ी सामान्य सी बात हो गई। हम तलाक को अब उस तरीके से, उस गंभीरता से नहीं लेते हैं जिस तरीके से पहले लिया करते थे।
तलाक के बाद जो बच्चे हैं उनका जीवन कैसा होता है यह हमें मालूम है। तो इस तरीके से हमारे जो मूल्य हैं वो मूल्य परिवर्तित हो रहे हैं। अच्छा, जिस समाज में हम आ गए हैं, जिस गति में हम हैं, जिस अवस्था में हैं, उससे हम पीछे भी नहीं जा सकते हैं। तो निश्चित रूप से हमें एक सामंजस्य, मूल्यों के साथ एक तालमेल बनाना पड़ेगा और विकास की दिशा को, व्यक्तिगत और सामाजिक विकास की दिशा को आगे बढ़ाना होगा, और तभी हम एक संतुलित और समग्र विकास की बात कर सकते हैं। मैं डॉक्टर मोहम्मद परवेज को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और आभार प्रदर्शन करें। डॉक्टर मोहम्मद परवेज, यहीं आ जाइए, यहीं आ जाइए। आज के इस वेबिनार में जुड़े हुए सभी मेहमानों का स्वागत, अभिनंदन। और चूंकि मुझे आभार प्रकट करने के लिए बुलाया गया है, धन्यवाद सर। मैं सबसे पहले आज के प्रमुख वक्ता डॉक्टर राजीव गुप्ता, अध्यक्ष भारतीय समाज विज्ञान परिषद आगरा, और अन्य दूसरे मुख्य वक्ता डॉक्टर अरविंद जोशी, पूर्व विभागाध्यक्ष बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। आज के वेबिनार की अध्यक्षता कर रही हमारी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अर्पिता अवस्थी, संयोजक समाज शास्त्र विभाग शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय डॉक्टर महेश शुक्ल, आयोजक सचिव डॉक्टर अखिलेश शुक्ल, प्राध्यापक समाज शास्त्र शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय। आज हमारे मुख्य वक्ता और आयोजक सचिव और अन्य जिन्होंने भी आज का जो हमारा विषय है उच्च शिक्षा वर्तमान परिदृश्य एवं जीवन मूल्य, उस पे अपनी अभूतपूर्व बातों को सबके समक्ष रखा। महाविद्यालय परिवार की तरफ से, समाज शास्त्र विभाग की तरफ से मैं सबका आभार प्रदर्शन करता हूं। सबका कोटि कोटि आभार।